हेलो एवरीवन, क्या हाल है आप लोगों के? कैसे हो? कैसी चल रही है बेटा पढ़ाई लिखाई? गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग एंड नहीं नहीं नहीं, अभी गुड नाइट नहीं। गुड नाइट तो भाई कोशिश करेंगे अपन इस चैप्टर का आज करने का। चैप्टर कौन सा चल रहा है बेटा? चैप्टर चल रहा है अपना ऑडिट ऑफ बैंक्स। ठीक है, ऑडिट ऑफ बैंक्स में हमने सर बहुत चीजें पढ़ ली है। ये इजी वाले छोटे छोटे टॉपिक जिससे 1 नंबर या 2 नंबर बन सकता है, ये हम लोगों ने देख लिए थे। उसके बाद जो प्रीवियस लेक्चर था ना, वहां से बड़े टॉपिक्स हम लोगों ने स्टार्ट किए। जैसे बड़े टॉपिक्स क्या सर? ये एडवांसेस वाला टॉपिक जो है ना, ये एक बड़ा टॉपिक है। इसके पहले के सारे टॉपिक्स जो है वो छोटे छोटे चिन्ने मिन्ने टॉपिक्स चल रहे हैं। एडवांसेस में हमने कई सारी बातें कर ली थी, काफी आज करेंगे। और ये सीखेंगे, ये क्या है सर? ड्राइंग पावर कंप्यूट करना। लास्ट लेक्चर में बेटा आप लोगों ने समझ लिया था कि ड्राइंग पावर कितनी होती है। जरूरी नहीं है कि बैंक ने आपको जितनी की कैश क्रेडिट या ओवरड्राफ्ट की लिमिट दी है, 10 लाख का मैंने एग्जांपल लिया था कि 10 लाख की आपको लिमिट दे दी, इसका यह मतलब नहीं है कि बैंक आपको 10 लाख के 10 लाख निकालने भी देगा। क्योंकि ये एक ऐसा लोन होता है जिसको रीपेमेंट का कोई फिक्स टेन्योर नहीं होता। इसीलिए बैंक को क्या टेंशन है भाई, अगर टेन्योर होता तो इस तारीख को किस्त आई नहीं आई, मतलब कुछ गड़बड़ चल रही है, बैंक आप पे कार्रवाई चालू करता। लेकिन ये वाले लोन में तो भाई पैसा गया है, पैसा आ गया है, पैसा गया है, पैसा आ गया है, ये चलता रहता है। तो रीपेमेंट का कोई टेन्योर नहीं होता। इसीलिए ये वाले लोन्स में क्या था सर, अगर ये सीसीओडी अकाउंट आउट ऑफ ऑर्डर हो जाते हैं तो हम इनको एनपीए घोषित कर सकते हैं। और आउट ऑफ ऑर्डर होने की 3 शर्तें थी, 3 कंडीशंस थी, जिनको हमने पिछले लेक्चर में समझा था। क्या तुम लोग को तीनों याद है? एक बार रिवाइज कर लेते बेटा। क्या था कि सर, अगर जितना पैसा हमको आउटस्टैंडिंग है, बैंक को अभी चुकाना बाकी है, वो हमारे सैंक्शन लिमिट एसएल या डीपी ड्राइंग पावर से कंटिन्यूसली ज्यादा है, तो बैंक आपको आउट ऑफ ऑर्डर कर देगा। और आउट ऑफ ऑर्डर होते ही आप क्या हो जाओगे? एनपीए हो जाओगे। मान लो अगर पहली कंडीशन फुलफिल नहीं होती तो बैंक दूसरी कंडीशन चेक करता है कि अगर आउटस्टैंडिंग बैलेंस जो है, इंटरेस्ट एंड प्रिंसिपल दोनों बैलेंस, वो एसएल एंड डीपी से कम भी है, ठीक है, लेकिन बैलेंस शीट डेट से 90 दिन हो गए और 1 रुपए का क्रेडिट नहीं है, तो भी बैंक आपको क्या कर देगा? आउट ऑफ ऑर्डर कर देगा और उसके बाद एनपीए हो जाएंगे। मान लो सर क्रेडिट भी है, तो तीसरी कंडीशन आ जाती है कि मान लो आउटस्टैंडिंग बैलेंस ज्यादा नहीं है, कम है, और क्रेडिट भी है, लेकिन क्या ये क्रेडिट 90 दिनों के जितना इंटरेस्ट बनता है उतना है, तब तो कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर नहीं है तो आपको आउट ऑफ ऑर्डर, और आउट ऑफ ऑर्डर होते ही एनपीए। मान लो सर 90 दिन का क्रेडिट भी दे दिया इंटरेस्ट का, ठीक है, तो भी बैंक देख रहा है भाई ये तो 90 दिन का क्रेडिट दिया जा रहा है, सॉलिटरी या फ्यू क्रेडिट। वर्ड क्या थे? सॉलिटरी यानी सिंगल, एंड फ्यू क्रेडिट मतलब 1 2 3 4 क्रेडिट करा के आपने बस 90 दिन का इंटरेस्ट जमा कराए जा रहे हो और कुछ नहीं कर रहे, तो बैंक आपको क्या मान सकता है? डीम्ड एनपीए मान सकता है कि यार आप काम धंधे तो कर नहीं रहे हो, ठीक है, मस्ती करे जा रहे हो, कभी भी आप उड़ सकते हो हमारा पैसा लेके, तो आपको डीम्ड एनपीए भी घोषित कर सकता है। आइए, ये प्रूडेंशियल नॉर्म्स जो अभी अभी हमने थोड़े से रिवाइज भी कर लिए थे, इसकी आईसीआई की मार्किंग हमारी हो गई नहीं हुई थी, ठीक है। हम लोगों ने कॉन्सेप्ट समझा था, अच्छे से डिटेल में समझा था। आज अपन इसको आईसीआई से भी मार्क करके आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। तो आईसीआई क्या बोल रहा है भाई? आईसीआई बोल रहा है यार देखो, प्रूडेंशियल नॉर्म्स जो आरबीआई ने दिए, किस किस चीजों के लिए दिए सर? आरबीआई ने 3 चीजों का प्रूडेंशियल नॉर्म दिया है। एक तो इनकम को इनकम कब मानेंगे, ये हम पहले ही पढ़ चुके हैं कि सर ऑब्जेक्टिव अप्रोच होगा, सब्जेक्टिव अप्रोच नहीं होगा, ठीक है। रिकवरी हो गई तो मान लो, अगर रिकवरी नहीं हुई तो अक्रूवल बेसिस पे नहीं माने चलेगा। इसके एग्जांपल थे एनपीए या इममटेरियल इनकम, वो एक तरीका दिया। एसेट क्लासिफिकेशन हम लोगों ने सुना कि सर प्रूडेंशियल नॉर्म्स के वाइज आपको एसेट्स जो आपके लोन्स हैं उनको कैसे दिखाना है, या तो वो स्टैंडर्ड लोन है या एनपीए है। स्टैंडर्ड में भी वो क्या स्टैंडर्ड रेगुलर है या स्पेशल मेंशन अकाउंट है। एसएमए अप टू 30 डेज तो एसएमए 0 होता है, 31 टू 60 डेज ओवरड्यू हो गया एसएमए 1, एंड 61 टू 90 डेज हो गया तो एसएमए 2, और इस तक भी आपने नहीं चुकाया, ये वो लोन की बात हो रही है जिनके ईएमआई आती है, एक डेट को फिक्स होता है, तो 90 डेज के बाद आपको उठा के पटक दिया जाएगा एनपीए में, जहां पे सबसे पहले आप आओगे सब स्टैंडर्ड एसेट में। सब स्टैंडर्ड अगर 12 महीने रह गए तो D1 कैटेगरी में आओगे। 1 से 3 साल तक अप टू 1 ईयर D1 रह गए तो भैया आपको D2 में डाल दिया जाएगा। 1 से 3 साल तक D2 में रहोगे, फिर आपको लॉस एसेट मान लिया जाएगा, D3 लॉस एसेट मान लिया जाएगा।
एनपीए के बारे में बोला है कि भैया एक एसेट एनपीए कब होता है, व्हेन इट सीजेस टू जनरेट इनकम फॉर द बैंक। बैंक के लिए जब इनकम आना बंद हो जाता है तो वो एनपीए होता है। अब यहां पर आया टेक्निकलिटी कि देखो यार, दो तरीके के, ये तो इसके साथ ही ऊपर वाले के साथ नहीं, ऊपर वाले के साथ नहीं, हां, तो भैया एक तो है हमारा टर्म लोन और दूसरा होता है हमारा कैश क्रेडिट या ओवरड्राफ्ट वाले लोन। ये टर्म लोन में तो डेट होता है, मतलब अगर मोर देन 90 डेज अगर ओवरड्यू मोर देन 90 डेज हो गया तो सीधा सीधा भाई ये क्या हो जाएगा, एनपीए में चला जाएगा। इसमें तो तकलीफ नहीं है। तकलीफ किस में आती है, ये सीसीओडी वाले अकाउंट्स में, जहां पे जब आउट ऑफ ऑर्डर होगा तब कहीं जाके ये एनपीए होगा। और आपके एग्जाम के लिए बेटा वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है, क्या कि भाई आउट ऑफ ऑर्डर कब होगा, आउट ऑफ ऑर्डर होने के, एंड अकाउंट शुड बी ट्रीटेड एज आउट ऑफ ऑर्डर इफ पहली कंडीशन, दूसरी कंडीशन, तीसरी कंडीशन। 3 नंबर के लिए बहुत ज्यादा बार आईसीएआई ने यह सवाल पूछा है। इस चैप्टर में से रिपीटेड सवाल आएंगे, कोई तकलीफ नहीं है। तो हम भी ये देखेंगे कि भैया अगर जो बैंक को हमको बैलेंस चुकाना है, आउटस्टैंडिंग बैलेंस, वो कंटिन्यूअसली एक्सेस में है, ठीक है, एक दिन 2 दिन नहीं सर, कंटिन्यूअसली एक्सेस है हमारे सैंक्शन लिमिट या ड्रॉइंग पावर से, ये पहली कंडीशन हुई। ऐसा नहीं भी है, अगर लेस देन भी है सर, अगर लेस देन भी है सैंक्शन लिमिट या ड्रॉइंग पावर से, लेकिन क्या हो रहा है भैया, कोई क्रेडिट नहीं आया कंटिन्यूअसली 90 डेज ऑन द बैलेंस शीट डेट, ठीक है, 1 रुपए का क्रेडिट नहीं आया तो आउट ऑफ ऑर्डर एनपीए। और अगर क्रेडिट आया भी है, क्रेडिट्स आर देयर, लेकिन क्या हुआ, नॉट इनफ टू कवर इंटरेस्ट ड्यूरिंग द सेम पीरियड मतलब 90 डेज का पीरियड जितना भी क्रेडिट नहीं आया, तो ये ओडीसीसी वाले अकाउंट्स के लिए आउट ऑफ ऑर्डर होता है। जो टर्म लोन होते हैं उनके लिए आउट ऑफ ऑर्डर नहीं होता। एग्जाम्पल, ए लिमिटेड हैज बीन सैंक्शन्ड अ सीसी फैसिलिटी बाय एडीबी बैंक, 50 लाख रुपए की, ठीक है, लिमिट दी गई है एज पर स्टॉक स्टेटमेंट फर्निश्ड। जो भी स्टॉक स्टेटमेंट इन्होंने जमा कराया, ठीक है, हर 3 महीने में ये जमा कराना होता है, और इसके हिसाब, ये तुमको पता ही है, कारों में अपने सेकंड वाले में पढ़ा था ये, तो स्टॉक स्टेटमेंट जो जमा कराया उसके हिसाब से 50 लाख की सैंक्शन्ड लिमिट है। क्या, हाँ सैंक्शन्ड लिखा है सर, सैंक्शन, तो यहां पे सर एसएल हो गया हमारा ₹50 लाख, 50 लाख का सैंक्शन लिमिट हो गया। द बैंक हैज कैलकुलेटेड, अब बैंक क्या कैलकुलेट कर रहा है, ड्रॉइंग पावर कैलकुलेट कर रहा है, लेकिन जो भी स्टॉक स्टेटमेंट दिया उससे डीपी कितना आया, डीपी सर हमारा जो डीपी है वो आया ₹42 लाख, ठीक है। इन दिस केस अकाउंट कब आउट ऑफ ऑर्डर हो जाएगा, कब हो जाएगा, अगर आउटस्टैंडिंग बैलेंस रिमेन्स कंटिन्यूअसली, मान लो आपने 50 लाख रुपए जब सैंक्शन हुए थे उसी दिन पूरे 50 लाख को यूज कर लिया, तो आउटस्टैंडिंग बैलेंस कंटिन्यूअसली रिमेन इन एक्सेस ऑफ ₹50 लाख और 42 लाख विच एवर। तो यहां पे सर 42 लाख से भी अगर ऊपर है तो भी आउट ऑफ ऑर्डर हो गए, या कोई क्रेडिट नहीं आया, या अगर क्रेडिट आया, क्रेडिट्स आर देयर, से 2 लाख रुपए का क्रेडिट आया है लेकिन 90 दिन के इंटरेस्ट का, ठीक है, जो ये इनके हिसाब से ये 10% कहीं लिखा नहीं है, लेकिन नॉट इनफ टू कवर इंटरेस्ट डेबिट सेम पीरियड विच इज अराउंड 5 लाख, ये अज्यूम किया गया है बेटा, मेरे को कहीं 10% दिखा नहीं है, ठीक है, अज्यूम, ठीक है, ये अमाउंट कि यार अराउंड 50 लाख का 10%, 5 लाख रुपए, 50 लाख पूरे यूज किए हुए हैं, तो 5 लाख होता है, लेकिन सिर्फ 2 लाख का आया, तो भी हम क्या मान लेंगे इसको, आउट ऑफ ऑर्डर। इन तीनों में से कोई एक कंडीशन भी फुलफिल हो जाती है तो आउट ऑफ ऑर्डर हो जाता है। ओवरड्यू का मतलब बताए, ये बकवास मतलब बताए कि अगर ओवरड्यू कब होगा, अगर जो डेट फिक्स की गई थी बैंक द्वारा उस डेट पर पैसा नहीं दिया। ये डेट तो सिर्फ टर्म लोन में फिक्स होगी, क्योंकि सीसीओडी के लिए तो डेट होती ही नहीं है। चलिए, अब ये तुम लोग को मैंने पहले भी बता दिया था बेटा, स्टैंडर्ड एसेट में तो कोई दिक्कत है ही नहीं, सब स्टैंडर्ड में 15% का प्रोविजन बनेगा, ठीक है। डाउटफुल अप टू 1 ईयर, जिसको D1 कैटेगरी बोलते हैं, उसमें सिक्योर्ड का 25%, अनसिक्योर्ड का 100%, D2 1 to 3 years में 40% एंड 100%, एंड D3 मोर देन 3 years में
100 एंड 100 बनेगा। सर अगर लॉस हो जाए, लॉस किसने घोषित किया? बैंक ने कर दिया या आरबीआई ने कर दिया, किसी ने भी कर दिया, इंटरनल एक्सटर्नल ऑडिटर ने कर दिया, तो पूरा 100% आपको प्रोविजन बनाना है। लॉस है तो लॉस में तो 100% बनाना ही है। और कैसे प्रोविजन कैलकुलेट करना है ये बात बेटा मैंने तुमको पिछली बार सिखाई थी। पहले मैं ये नहीं सिखाता था, वो इसलिए सिखा रहा हूं क्योंकि एडवांस अकाउंट से ऑडिट ऑफ बैंक्स जा चुका है, इसीलिए ये आपको मैं कैलकुलेशन सिखा रहा हूं। अब दो तरीके के कैलकुलेशन वाले क्वेश्चन आ सकते हैं, एक तो ऐसा जैसा मैंने आपको सिखाया था, एक ड्रॉइंग पावर कैलकुलेट करना जो आज मैं आपको सिखाने वाला हूं। फिर एनपीए क्लासिफिकेशन शुड बी बेस्ड ऑन रिकॉर्ड ऑफ रिकवरी। भैया रिकवरी पे होना चाहिए। अवेलेबिलिटी ऑफ सिक्योरिटी और नेटवर्थ ऑफ बोरोवर या गारंटर इज नॉट टू बी टेकन। सिक्योरिटी पड़ी है सर बहुत सारी, नॉट टू बी टेकन इनटू अकाउंट फॉर द पर्पस ऑफ ट्रीटिंग एन एडवांस एज एनपीए और अदरवाइज। भाई सिक्योरिटी आपने जमा करा रखी है, उससे ये मतलब नहीं आपको देखो यार इतने करोड़ों की सिक्योरिटी है, लोन तो छोटा सा है, तो भी एनपीए हो सकते हो, क्योंकि क्या उस सिक्योरिटी को बेच के पैसा रिकवर किया जा सकता है या नहीं। एसेट क्लासिफिकेशन वुड बी, हाँ इस पे बनता है बेटा। ये क्या बोलना चाह रहा है? एसेट को क्लासिफाई आप बोरोवर वाइज करोगे ना कि फैसिलिटी वाइज। मतलब अगर किसी बोरोवर ने दो बैंक से लोन अगर किसी बोरोवर ने दो बैंक से लोन लिया है और सिर्फ मान लो दो बैंक से पैसा लिया, एक बैंक में वो टाइम पर अपने किस्तें चुका रहा है, दूसरे से एनपीए कर रहा है, दूसरे को नहीं दे रहा, एक को ही दे रहा है, तो दूसरे वाले ने क्या किया? दूसरे वाले ने एनपीए मान लिया, अब ये बोरोवर एनपीए हो जाएगा। मतलब जिस बैंक को पैसा मिल रहा है ना समय पे, उस बैंक को भी इसको एनपीए घोषित करना पड़ेगा, क्योंकि बोरोवर एनपीए होता है बेटा, इंसान एनपीए होता है, ना कि जो लोन फैसिलिटी उसने ली है। किसी एक बैंक ने, तुम ऐसा नहीं सोच सकते कि भैया एक काम करता हूं मैं ना दो बैंक से पैसा लेता हूं, 100-100 करोड़ रुपए लेता हूं, एक को तो चुकाता रहूंगा, एक से 50 करोड़ लिया, एक से 100 करोड़ लिया, तो 50 करोड़ वाले के पैसे खा जाते हैं, 100 करोड़ वाले को अपन चुकाते रहते हैं, या उल्टा कर रहे हो, ठीक है? 100 करोड़ के खा जाते हैं, 50 करोड़ चुका देंगे। ऐसा नहीं होता बेटा। तुम एनपीए हो गए मतलब एनपीए, जितने बैंक्स है सब तुमको, चाहे वहां पे तुम अच्छे कस्टमर ही क्यों ना हो, वो बैंक्स भी तुमको एनपीए ही ट्रीट करने वाले हैं। ध्यान रखना, यही एग्जाम्पल यहां पे भी दिया हुआ है। तो मिस्टर रमन हैज अवेल्ड टू लोन फैसिलिटीज, अ कार लोन एज वेल एज अ हाउसिंग लोन फ्रॉम XYZ बैंक लिमिटेड। ही इज रेगुलर इन डिपॉजिटिंग हाउसिंग लोन, तो वो समय पे चुका रहा है ईएमआई, बट नॉट डिपॉजिटेड लास्ट 4 EMIs ऑफ द कार लोन। अब कार लोन वाले बैंक क्या कर देगा? एनपीए घोषित कर देगा इस रमन को, तो ये हाउसिंग वाला भी इसको एनपीए ही ट्रीट करेगा, ठीक है? Hence, in this case, not only the car loan but the housing loan would be treated as NPA, although it is going good and there are no irregularities because of NPA classification is borrower wise. Mr. Raman NPA हो गए हैं, ना कि facility wise. Facility wise मतलब car and housing loan दोनों अलग अलग facility है। फिर सर अगर अकाउंट्स को रेगुलराइज करा दिया गया, ठीक है, पैसा भर दिया गया, रेगुलर कैसे होगा? अकाउंट आउट ऑफ ऑर्डर है तो रेगुलर कैसा होगा? ठीक है, पैसा भर के, अगर पैसा भर के रेगुलर करा दिया, कैसे कराया सर? सॉलिटरी या फ्यू क्रेडिट्स देकर, ठीक है? तो द एसेट क्लासिफिकेशन ऑफ बोरोवर अकाउंट वेयर सॉलिटरी और फ्यू क्रेडिट्स आर रिकॉर्डेड बिफोर द बैलेंस शीट डेट शुड बी हैंडल्ड विद केयर एंड विदाउट द स्कोप ऑफ सब्जेक्टिविटी। सब्जेक्टिविटी मतलब 3 रूल्स ऑफ आउट ऑफ ऑर्डर के तीनों रूल्स को छोड़कर, सब्जेक्टिव, ये तीनों रूल सब्जेक्टिव रूल है, इनको छोड़कर आपको दिया जाएगा। वेयर द अकाउंट इंडिकेट्स इनहेरेंट वीकनेस ऑन द बेसिस
of the data available, the account should be deemed as NPA. अगर रेगुलराइज किया गया है बैलेंस शीट डेट तक विदाउट सब्जेक्टिविटी, एनपीए डीम्ड कर लिया जाएगा. The auditor should check for the sample transaction immediately before the closing of the financial year and immediately after the closing of the financial year to get a knowledge of the objective behind the transactions, if they have any relation to each other in the borrower account, or if any or some of the transactions are being reversed during the first few days after closing, which might show an arrangement to prevent the borrower's account from slipping into NPA category. बैंक बोलता है एक बार पैसे जमा करा तो फिर निकाल लेना, NPA होने से तो बच जाओगे. कहीं ऐसा तो नहीं हो रहा है. सर ऐसे अकाउंट जिनमें गवर्नमेंट की गारंटी है, तो गवर्नमेंट दो हो गई बेटा, एक तो सेंट्रल गवर्नमेंट हो गई और दूसरा हो गई हमारी स्टेट गवर्नमेंट. अगर सेंट्रल गवर्नमेंट के गारंटी है तो नॉट, जब तक वो गारंटी इन्वोक्ड है या रेप्यूडिएटेड नहीं है तो तब तक ये स्टैंडर्ड एसेट रहेंगे. लेकिन एक तरीका है, एनपीए फिर भी हो सकता है इनकम रिकॉग्निशन पर्पस से. इनकम रिकॉग्निशन, एसेट क्लासिफिकेशन एंड प्रोविजनिंग, ये तीन प्रूडेंशियल नॉर्म थे. सेंट्रल गवर्नमेंट वाला हमेशा स्टैंडर्ड रहेगा जब तक गारंटी चलेगी, लेकिन एनपीए इनकम रिकॉग्निशन के तरीके से एनपीए हो सकता है. वही अगर स्टेट गवर्नमेंट का है, ठीक है, तो एनपीए प्रोविजनिंग एज वेल एज इनकम रिकॉग्निशन के तरीके से दोनों से हो सकता है. अगर सर कई सारे बैंकों ने मिलकर कंसोर्टियम बना के, बहुत सारे बैंक ने मिलकर अगर बहुत सारे बैंक्स ने मिलकर लोन दिया है, तो यानी इन बैंकों ने क्या किया बेटा, इन बैंकों ने एक कंसोर्टियम बनाया. क्या किया? एक कंसोर्टियम बनाया. तो एडवांसेस अंडर कंसोर्टियम, कंसोर्टियम एडवांस मींस एडवांसिंग लोन्स टू अ बोरोवर बाय टू और मोर बैंक्स जॉइंटली बाय फॉर्मिंग अ कंसोर्टियम. जॉइंट अप्रेजल करते हैं कि भैया इसको देना चाहिए या नहीं देना चाहिए, अप्रेज करते हैं. कंट्रोल एंड मॉनिटरिंग विल फैसिलिटेट for exchange of valuable information among the banks, usually a bank with higher share. बेटा यूजुअली है, कोई रूल नहीं है, लेकिन जनरली, मैंने भी तुमको बोला था ना, जनरली जिनका ज्यादा शेयर होता है वो हेड करते हैं, उनको लीड बैंक बोला जाता है. विल लीड द कंसोर्टियम. इनको क्या बोला जाएगा? लीड बैंक बोला जाएगा. कंसोर्टियम एडवांसेस शुड बी बेस्ड ऑन द रिकॉर्ड. ये भी सब रिकॉर्ड ऑफ रिकवरी पे, पैसा कैसे कैसे आ रहा है वापस से, ऑफ द रिस्पेक्टिव इंडिविजुअल मेंबर बैंक्स एंड अदर aspects having a bearing on the recoverability of the advance, where the remittance by the borrower and the consortium lending arrangement are pooled with one bank or where the bank receiving remittance is not. तो भैया एक ही बैंक के पास आप पैसा आ रहा है, या बैंक where the bank receiving remittance वो दूसरे बैंकों को उनका हिस्सा नहीं दे रहा, तो दूसरे बैंक क्या कर देंगे, दूसरे बैंक अकाउंट को ट्रीट कर लेंगे नॉट सर्विस इन द बुक्स ऑफ अदर मेंबर बैंक्स, एंड उस अकाउंट को वो क्या बोल देंगे, सर बोरोवर की क्या गलती है, बोरोवर को क्यों एनपीए बना रहे हैं, बोरोवर ने तो ये लीड बैंक को पैसा दे दिया था ना, लीड बैंक की गलती है. बेटा प्रैक्टिकली तो ये होता नहीं है, क्योंकि अग्रीमेंट पहले बन जाता है. लेकिन अगर ऐसा हो गया बिना अग्रीमेंट के हो गया, जो होता नहीं है, ऑडिटर बैंड बजा देगा, लेकिन अगर हो गया और दूसरे मेंबर बैंक्स को पैसा नहीं आया ना, तो दूसरे मेंबर बैंक तो बोरोवर की बैंड बजाएंगे कि हमारे को पैसा नहीं आया. फिर वो जो बोरोवर है वो लीड बैंक की बैंड बजाएगा कि तुमने हिस्सा नहीं दिया. अब ये अलग कानूनी पेज चलते, थ्योरी के लिए है, ये प्रैक्टिकली नहीं होता, क्योंकि the banks participate in the consortium therefore need to arrange to get their share of recovery transferred from the lead bank or to get an express consent from the lead bank for the transfer of their share of the recovery to ensure proper asset classification. तो दूसरे बैंक ये काम कर सकते हैं. सर ड्रॉइंग पावर कौन अलोकेट करेगा जब कंसोर्टियम में लोन दिया है? तो सर सिंपल, इतना बड़ा सारा लिख दिया, सिंपल सा आंसर है लीड बैंक, क्योंकि वो लीड कर रहा है ना, वो ही सारे मेंबर बैंक्स में लिमिट बांटेगा कि तेरे से इतना लेंगे, तेरे से इतना लेंगे. ठीक है, द लीड बैंक वुड बी रिस्पॉन्सिबल. कौन? लीड बैंक वुड बी रिस्पॉन्सिबल फॉर कंप्यूटिंग द डीपी ऑफ द बोरोवर एंड allocate the same to member banks. In certain special circumstances, at the request of the borrower, the lead bank may allot a higher or lower share of drawing power to the member bank as against the share of advances. The pro forma DP allocation letter is prescribed. देखो कैसे ये होता है, देखो भाई
स्टॉक को गिरवी रख सकते हैं हम कैश क्रेडिट ओवरड्राफ्ट लेने के लिए, तो रॉ मटेरियल का स्टॉक गिरवी रख दिया, फिनिश गुड्स का रख दिया, डब्ल्यूआईपी का रख दिया, स्टोर्स एंड स्पेयर रख दिया, बुक डेट्स यानी डेटर। अब डेटर बहुत पुराने हो गए तो वो नकली डेटर है, तो जनरली बैंक है ना 90 दिन 120 दिन या 180 दिन तक के डेटरों को ही अच्छा डेटर मानते हैं, बाकी के इनएलिजिबल मानते हैं कि यार ये डेटर है ना पैसे नहीं देने वाले, इनको गिरवी रख के भी हमारा कुछ नहीं होने वाला, तो उनको भी गिरवी रखते हैं स्टॉक इन ट्रांजिट। तो इतने सारे इनकी मार्केट वैल्यू ये थी, मार्केट वैल्यू इतनी थी। अब बेटा जरूरी है क्या जितनी मार्केट में वैल्यू है उतने पे माल बिक भी जाए? बैंक भी समझता है नहीं यार, हो सकता है माल को कम में भी बेचना पड़े या कुछ भी हो जाए, तो बैंक जितने की आपने स्टॉक गिरवी रखा है उतने का आपको लिमिट नहीं दे देता, उसमें बैंक है ना एक मार्जिन काटता है। जनरली मैं आपको बता रहा हूं 25% मार्जिन होता है, लेकिन बैंक कुछ एक जगह ज्यादा भी ले सकता है। देखो स्टॉक पे इसने 25 25 25 25 लिया, ठीक है, लेकिन व्हेन इट कम्स टू बुक डेट्स वो कह रहे हैं नहीं मैं तो 35% मार्जिन काटूंगा, ठीक है, कि मैं मानो 35% तेरे पैसे नहीं आएंगे, तो इनमें से ये 25 माइनस करके इतनी वैल्यू बची। स्टॉक और डेटाज आपने इतने के गिरवी रखे, लेकिन वैल्यू जो है ड्रॉइंग पावर के लिए इतनी मानी है उसने, ठीक है। लेस अनपेड तो ठीक है कुछ नहीं है, बाद में सिखाऊंगा इसको। तो ये आपकी ड्राइंग पावर आगे, एडवांसेस की वैल्यू आगे, इसके हिसाब से आपकी ड्राइंग पावर कैलकुलेट होगी। सर क्या आप ये कैलकुलेशन बता रहे थे? नहीं 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 बेटा, कैलकुलेशन अभी आगे आएगा, वो समझना जरूरी है, ये तो बकवास है। फिर एक बार इनकी ड्राइंग पावर कैलकुलेट हो गई तो जो भी लीड बैंक है, मान लो ऐसा लग रहा है ये वाली टेबल देखकर कि एसबीआई लीड बैंक होगा यूजुअली, क्योंकि इसका हायर शेयर है, बाकी सबका कम है। एसबीआई ने खुद का लिमिट ड्राइंग पावर सेट कर ली, बाकी सब बैंकों का जो कंसोर्टियम बनाया था उसकी भी ड्राइंग पावर इन्होंने सेट कर ली। अब बेटा जहां पे वो याद है लोहे के ब्लॉक्स पर मैंने गोल्डन कलर करके गोल्ड लोन ले लिया था, फ्रॉड किया था, या मैंने ऐसे शेयर गिरवी रखे जिनकी आज वैल्यू, पहले बहुत अच्छे थे सर ये, लेकिन जिनकी आज की वैल्यू हो गई है एकदम खत्म। तो क्या हुआ, ऐसी जगह जहां पे वैल्यू ऑफ सिक्योरिटी जो है वो इरोड हो गई है, वैल्यू ऑफ सिक्योरिटी क्या हो गई है, इरोड हो गई है, या हमारा जो बोरोवर है ना भाई ने, इसने क्या किया, फ्रॉड कमिट किया। शेयर्स की वैल्यू जिनको गिरवी रखा था उनकी वैल्यू आज कम हो गई है, तो फ्रॉड नहीं किया, यहां पे वैल्यू इरोड हो गई है, खत्म हो गई है वैल्यू। लेकिन अगर मैंने वो गोल्ड पेंट करके दे दिया तो वो फ्रॉड किया। ऐसे केस में क्या सीन चल रहा है, तो देखो भैया, इरोजन मींस ग्रेजुअल डिस्ट्रक्शन और डिमिनिशन ऑफ समथिंग, नॉट प्रूडेंट टू फॉलो स्टेजेस ऑफ एसेट क्लासिफिकेशन, इट शुड बी स्ट्रेट अवे क्लासिफाइड एज, या तो डाउटफुल क्लासिफाई कर देंगे या लॉस एसेट क्लासिफाई कर देंगे। अगर इरोजन हुआ है वैल्यू ऑफ सिक्योरिटी में, ठीक है, एज सिग्निफिकेंट व्हेन, आज जो हम इस एसेट को जिसको गिरवी रखा था उसकी आज की रियलाइजेबल वैल्यू लेस देन 50% है, जब लोन दिया था उस समय जो वैल्यू असेस की थी, वैल्यू असेस्ड बाय द बैंक और एक्सेप्टेड बाय आरबीआई एट दैट टाइम, जब लोन दिया था तब 1 करोड़ की वैल्यू थी, आज उसकी 40 लाख की वैल्यू है, तो 50% से कम की वैल्यू हो गई है, इतनी वैल्यू गिर गई है, तो सीधा डाउटफुल कैटेगरी में डाल देंगे, ठीक है। स्ट्रेट अवे कौन सी कैटेगरी में आ जाएगा सर, डाउटफुल कैटेगरी आ जाएगा, और प्रोविजन उसके हिसाब से डी डाउटफुल वाले प्रोविजन बनेंगे। लेकिन अगर जो आज की वैल्यू है रियलाइजेबल वैल्यू वो लेस देन 10% हो गई है आउटस्टैंडिंग से, ठीक है, जितना बकाया है उससे 10%, यहां पे असेस्ड वैल्यू की बात नहीं है, असेस्ड वैल्यू डाउटफुल में आएगा, ठीक है। तो 3 चीजें हैं बेटा, असेस्ड वैल्यू एट द टाइम ऑफ लोन, मान लो रुपीज 1.34 करोड़, ठीक है, लोन अमाउंट ₹1 करोड़, 25% मार्जिन काट के दे दिया, 1 करोड़ का लोन दे दिया। अभी तक कोई रीपेमेंट हुआ है क्या? नहीं सर, अभी तक 1 रुपए का रीपेमेंट नहीं है, मतलब पूरा का पूरा आउटस्टैंडिंग कितना है, 1 करोड़ का। अगर कोई रीपेमेंट हो जाता तो वो अपन आउटस्टैंडिंग से माइनस कर देते, ठीक है।
ठीक है। अब अगर 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 रियलाइजेबल वैल्यू रुपीस 1.34 करोड़ का असेस्ड वैल्यू थी, मान लो 60 लैक्स होती है, अगर 60 लैक्स होती है तो सीधा कहां चला जाएगा? डाउटफुल कैटेगरी। या अगर रुपीस, भैया लोन कितना है? 1 करोड़ का, आउटस्टैंडिंग बैलेंस कितना है? 1 करोड़ का, रुपीस 9 लाख होती है, यानी 10% से भी कम हो जाती है। 1 करोड़ का 10% हो गया 10 लाख, 10 लाख से भी कम हो गई तो सीधा लॉस एसेट। याद रखना, डाउटफुल के लिए आप रियलाइजेबल वैल्यू और असेस्ड वैल्यू चेक करोगे, वहीं लॉस एसेट के लिए आप आउटस्टैंडिंग एंड असेस्ड वैल्यू चेक करो, लोन वैल्यू चेक करोगे। नेक्स्ट है सर, अगर आपने ये प्रीपेड इंस्ट्रूमेंट्स आपने एफडी या इंदिरा विकास पत्र या किसान विकास पत्र या नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट्स किसी पे भी आपने उन बैंक में ही आपने जमा कराया था, यानी आपने बैंक को पैसा दिया था, उसको गिरवी रखकर अगर आपने लोन लिया है तो भैया एनपीए ट्रीट नहीं होगा जब तक आपके पास क्या है? एडिक्वेट मार्जिन जब तक पड़े हैं तब तक एनपीए ट्रीट नहीं होगा। सर एग्रीकल्चरल लोन्स का बहुत नाटक था। एग्रीकल्चरल जो लोन्स है तो आरबीआई ने भैया एक मास्टर सर्कुलर दिया है, देख भाई अगर एग्रीकल्चरल लोन्स जो है वो नेचुरल कैलामिटीज की वजह से अफेक्ट होते हैं तो रीस्ट्रक्चर कर दे। और 3 तरीके थे रीस्ट्रक्चर करने के, कि एग्रीकल्चरल लोन्स अगर नेचुरल कैलामिटीज से अफेक्ट होते हैं तो पहले रीस्ट्रक्चर करते हैं, लेकिन रीस्ट्रक्चर करने के बाद भी पैसा नहीं आया तो एनपीए बना दे। अगर ठीक है, रीस्ट्रक्चर का क्या मतलब हुआ सर? सर रीस्ट्रक्चर का मतलब हुआ कि कन्वर्ट कर सकता है शॉर्ट टर्म को एक टर्म लोन पे, या रीपेमेंट पीरियड को रीशेड्यूल कर सकता है, या नया लोन जारी कर सकता है, शॉर्ट टर्म लोन। ठीक है, इन तीनों में से कुछ भी कर सकता है। ठीक है, पहला वाला
शॉर्ट टर्म लोन को टर्म लोन यानी लॉन्ग टर्म लोन में कर दे, या पीरियड को रिशेड्यूल कर दे, या फिर इन तीनों में से कुछ भी कर दे। लेकिन फिर भी नहीं दिया तो एनपीए घोषित किया जा सकता है। ये बात यहां पे लिखी है, ठीक है। आइए पढ़ लेते हैं। तो भैया मास्टर सर्कुलर इशूड बाय आरबीआई डील्स elaborately with the classification and income recognition issues due to impairment caused by natural calamities। calamities कौन सी? natural calamities। banks में decide on their own relief measures। क्या क्या? ये तीनों relief measure subject to the guidelines contained in RBI's latest master circular on prudential norms on income recognition, asset classification and provisioning pertaining to advances। In such a case, NPA classification would be governed by such rescheduled term। इसके नए शर्तों के हिसाब से आप एनपीए घोषित किया जा सकता है। सर हम अपने स्टाफ मेंबर्स को भी तो लोन दे सकते हैं, यहां तक का हम लोगों ने शायद पढ़ लिया था। हाँ तो भैया कई तरीके के लोन होते हैं, बोरोवर वाइज या एम्प्लॉयर, मतलब एम्प्लॉयर एम्प्लॉय रिलेशन से, या एज अ नॉर्मल कस्टमर दे सकते हैं। तो अगर इंटरेस्ट बेयरिंग स्टाफ एडवांसेस एज अ बैंकर, या तो आप एज अ बैंकर दे सकते हो, ठीक है, जिसमें आप क्या कर रहे हो, एक नॉर्मल कस्टमर अज्यूम कर रहे हो, स्टाफ को नॉर्मल नॉर्मल कस्टमर की तरह स्टाफ को ट्रीट किया जा रहा है। तो एज अ बैंकर शुड बी इंक्लूडेड, कहां पे? एडवांसेस में लिखेंगे। इन द केस ऑफ हाउसिंग और सिमिलर एडवांसेस ग्रांटेड टू स्टाफ मेंबर वेयर इंटरेस्ट इज पेबल आफ्टर रिकवरी ऑफ प्रिंसिपल। मैंने बताया था ना कि हाउसिंग लोन और क्या फायदा होता है सर, पहले प्रिंसिपल चुकाते फिर इंटरेस्ट चुकाते, वो सिंपल इंटरेस्ट हो गया, बहुत सस्ता पड़ता है हाउसिंग लोन। इंटरेस्ट नीड नॉट बी कंसिडर्ड एज ओवर ड्यू फ्रॉम फर्स्ट क्वार्टर, कि यार इंटरेस्ट अभी मांगा ही नहीं हो तो ओवरड्यू करने की जरूरत नहीं है। सच लोन्स एडवांसेस शुड बी क्लासिफाइड एज एनपीए ओनली इफ देयर इज अ डिफॉल्ट इन रीपेमेंट ऑफ इंस्टॉलमेंट ऑफ प्रिंसिपल और पेमेंट ऑफ इंटरेस्ट ऑन द रिस्पेक्टिव ड्यू डेट्स। द एडवांसेस बाय अ बैंक एज एम्प्लॉयर, एज एन एम्प्लॉयर जब हम देते हैं, ठीक है, नॉट एज अ बैंकर रिक्वायर्ड, कहां पे आएगा? सब हेड अदर्स अंडर शेड्यूल्ड अदर एसेट के अंदर आएगा, ये ध्यान रखना है। क्लियर है? पक्का? सर एग्रीकल्चर जो एडवांसेस होते हैं दो क्रॉप सीजन के होते हैं, एक तो लॉन्ग और एक शॉर्ट। लॉन्ग वाला सीजन क्या होता है सर? जब 1 ईयर, लॉन्गर देन 1 ईयर होता है हमारा, क्रॉप बोने से लेके बिकने तक 1 साल से ज्यादा का समय लगता है, ठीक है। और शॉर्ट क्या होता है? नॉट लॉन्ग ड्यूरेशन क्रॉप, यानी 1 साल से कम वाला। अगर द क्रॉप सीजन ऑफ ईच क्रॉप मींस द पीरियड अप टू हार्वेस्टिंग ऑफ द क्रॉप रेज वुड बी डिटरमाइंड बाय स्टेट लेवल बैंकर्स कमिटी इन ईच स्टेट, ठीक है। एनपीए का क्या होगा कि सर शॉर्ट ड्यूरेशन क्रॉप अगर ओवरड्यू हो जाती है 2 क्रॉप सीजन तक, रिमेन्स ओवरड्यू फॉर 2 क्रॉप सीजन। वही लॉन्ग ड्यूरेशन क्रॉप्स अगर जो हो जाती है वो ओवरड्यू 1 क्रॉप सीजन होती है, तो एनपीए मानेंगे। तब तक जब तक ये सीजन्स नहीं निकल जाए तब तक एनपीए नहीं मानेंगे। ये तो ठीक है, बकवास आ गया आज का। अभी तक देखो बेटा 35 मिनट हो गए, पुराना रिवाइज किया क्योंकि पुराना इंपॉर्टेंट था, नया अब स्टार्ट कर रहा हूं कि कंप्यूटेशन ऑफ ड्राइंग पावर। ड्राइंग पावर आप कैसे कंप्यूट करते हैं, पहले ये थ्योरी है इसकी, इसका प्रैक्टिकल भी आएगा। ड्राइंग पावर
तो सबसे पहले कंप्यूटेशन ऑफ ड्राइंग पावर में थ्योरेटिकल क्वेश्चन है या प्रैक्टिकल है? सर हमें कैसे पता लगेगा? अरे प्रैक्टिकल क्वेश्चन में नंबर दिए हुए रहेंगे, ठीक है, कि ड्राइंग पावर इन इन नंबर्स के अनुसार ड्राइंग पावर कैलकुलेट करो, और अगर वैसे नंबर्स नहीं दिए हुए तो आंसर ये पूछ रहा है कि भैया क्या होना चाहिए। तो यार सीधी सीधी बात है कि जितने भी लोन के खाते हैं उनको सैंक्शन लिमिट या ड्राइंग पावर के अंदर अंदर होने चाहिए। बैंक की नजर से देखो कि जितने भी उन्होंने ओडीसीसी वाले लोन दिए हैं वो क्या होने चाहिए भाई? वो ड्राइंग पावर के अंदर अंदर होने चाहिए, क्योंकि सर ऊपर चले गए तो सर ऊपर चले गए ना एसएलडीपी से, तो वो 3 कंडीशंस में पहली कंडीशन लग जाएगी। फिर अगर सर कभी कभार आपने बोला था कंटिन्यूअसली ऊपर नहीं होना चाहिए, कभी कभार ऊपर चला गया तो सर ऐसे एक्सेप्शंस हो गए। या अनअप्रूव्ड सिक्योरिटी गिरवी रख के आपने लोन दे दिया, अप्रूव्ड को तो ठीक है, अनअप्रूव्ड को चल एक बार ठीक है ये रख के चला जा, ठीक है। तो इस बात के इंफॉर्मेशन मैनेजमेंट और हेड ऑफिस के पास होनी चाहिए। जनरली आप कौन से करंट एसेट्स को गिरवी रखते हो? सर हम स्टॉक को रखते हैं, हम डेटर्स को रखते हैं जनरली। तो करंट एसेट जो है आपके स्टॉक डेटर वाले वो एडिक्वेट होने चाहिए। इफ डीपी इन वर्किंग कैपिटल, आपने वर्किंग कैपिटल लोन दिया है, ठीक है, और जनरली यही वाले लोन होते हैं, तो एडिक्वेट आपके पास क्या होने चाहिए? करंट एसेट होने चाहिए। आपकी जो ड्राइंग पावर है वो करंट स्टॉक स्टेटमेंट की होनी चाहिए। सर करंट का क्या मतलब है? कि 3 महीने से पुराना नहीं होना चाहिए, मतलब हर 3 महीने में आपको अपने स्टॉक्स एंड डेटर्स की जानकारी देनी पड़ेगी, और यही कैलकुलेशन अभी आएगी जो मैं आपको सिखाऊंगा। हम क्या करें सर? सर जो बोरोवर, हम जो ऑडिटर है ना, वो क्या चेक करेगा? जो बोरोवर ने स्टॉक स्टेटमेंट दिया था हम उसको डिटेल में स्क्रूटनाइज करेंगे, स्क्रूटनाइज्ड इन डिटेल चेक करेंगे, झूठा तो नहीं दे दिया स्टॉक स्टेटमेंट। हम उस बोरोवर की एनुअल रिपोर्ट को कंपेयर करेंगे जो उसने मंथली हर 3 महीने के स्टॉक स्टेटमेंट जमा करवाए हैं, उससे उसके एनुअल रिपोर्ट को चेक करेंगे। भाई 3 महीने में, हर 3 महीने में आपने डेटर्स और स्टॉक की जानकारी दी है, तो 3 महीने के डेटर स्टॉक की जानकारी क्या फाइनली जो आपने साल भर का रिपोर्ट सबमिट किया उससे मैच भी हो रहा है या अलग ही जा रहा है? अगर कोई गड़बड़ या डिविएशन है तो उसका पता लगाना पड़ेगा। स्टॉक ऑडिट बोरोवर की कब होगी? अगर एडवांस 5 करोड़ से ज्यादा है। ये तो हमने कारो के क्लॉज 2 पैराग्राफ 3 के क्लॉज 2 में भी पढ़ा था। वर्किंग कैपिटल लिमिट 5 करोड़ से ज्यादा है तो अपने को चेक करना पड़ेगा, है ना। क्वार्टरली स्टॉक स्टेटमेंट, ये वाली चीजें आप पढ़ चुके हो। 5 करोड़ से ज्यादा पे स्टॉक ऑडिट हो जाएगी भाई। बैंक स्टॉक ऑडिट करने का बोलेगा कि स्टॉक ऑडिट करके एक ऑडिटर की रिपोर्ट सबमिट करो, स्टॉक्स कितने हैं आपके। आइए यही चीज आईसीआई से पढ़ते हैं। ड्राइंग पावर जिसको डीपी भी बोला जाता है इज एन इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट सीसी वाले लोन के लिए अवेल्ड फ्रॉम बैंक्स एंड फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन। ड्राइंग पावर इज द लिमिट अप टू विच फर्म कंपनी कैन विड्रॉ, लिमिट अप टू विच ये पैसा निकाल सकते हैं फ्रॉम द वर्किंग कैपिटल। जो सैंक्शन लिमिट है उसमें से ड्राइंग पावर आपको बताएगी कितना। सर अगर कैलकुलेशन वाइज ड्राइंग पावर ज्यादा आ गई और सैंक्शन लिमिट कम है तो भाई सैंक्शन लिमिट से ज्यादा तो आप कभी नहीं निकाल। 10 लाख सैंक्शन हुई है, ड्राइंग पावर 12 लाख आ गई तो तेरे को बैंक थोड़ी 12 लाख निकालने देगा। सैंक्शन ही तेरे लिए 10 लाख हुआ है, लेकिन 10 लाख की सैंक्शन लिमिट है और ड्राइंग पावर 8 लाख हो गई तो बैंक 8 लाख से ज्यादा नहीं निकालने देगा अगर पहले से नहीं निकाले हुए हैं। और अगर पहले से निकाले हुए हैं तो बैंक बोलेगा भैया या तो आप रिपे कर दो, नहीं तो और स्टॉक दो, नहीं तो मैं आउट ऑफ ऑर्डर घोषित करता हूं। डिफरेंट फ्रॉम सैंक्शन लिमिट, द सैंक्शन लिमिट क्या होती है? इज द टोटल एक्सपोजर ऑफ दैट बैंक कैन टेक ऑन अ पर्टिकुलर क्लाइंट फॉर फैसिलिटाइज सीसीओडी, एक्सपोर्ट पैकेज क्रेडिट, नॉन फंडेड एक्सपोजर्स एक्स्ट्रा etc. On the other hand, drawing power refers to amount calculated based on primary security less margin, margin minus करके। सर इसका भी कैलकुलेशन देखेंगे तो और अच्छे से समझ में आएगा। Considerations, all accounts should be kept, अभी अभी पढ़ा, सारे अकाउंट कैप्ट रहेंगे विद इन बोथ एसएल एंड डीपी एट ऑल टाइम्स। द अकाउंट्स विच एक्सीड द एसएलडीपी और अगेंस्ट अनअप्रूव्ड सिक्योरिटी है, ठीक है, तो इसको हमको मैनेजमेंट एचओ को बताना पड़ेगा। बैंक क्या काम करेगा? इंश्योर करेगा कि ड्राइंग पावर जो है ना, बैंक क्या इंश्योर करेगा कि ड्राइंग्स है ना वो कवर्ड एडिक्वेटली, करंट एसेट्स आपके पास एडिक्वेट पड़े हैं। ड्राइंग पावर इज रिक्वायर्ड टू बी अराइव्ड ऑन द बेसिस ऑफ करंट स्टॉक स्टेटमेंट। करंट का क्या मतलब हुआ? करंट का क्या मतलब हुआ सर? करंट का मतलब हुआ कि नॉट बी ओल्डर देन 3 मंथ्स, इससे पुराना नहीं होना चाहिए। The outstanding in the account based on drawing power calculated from stock statement older than 3 months is deemed as irregular। 3 महीने से पुराना हो गया तो सर irregular बोला जाएगा, फिर आउट ऑफ ऑर्डर हो सकता है। ऑडिटर क्या चेक करेगा? सर ऑडिटर चेक करेगा जो स्टॉक स्टेटमेंट है ना, क्वार्टरली रिटर्न्स एंड अदर स्टेटमेंट जो भी जमा किया है बोरोवर ने, उसको वो डिटेल में चेक करेगा। एनुअल रिपोर्ट से
स्क्रूटनाइज करेगा प्रॉपरली, अगर कोई डिविएशन है तो उसका पता लगाएगा एसर्टेन। अब देखते हैं कंप्यूटेशन ऑफ ड्राइंग पावर। इट नीड्स टू बी इंश्योर दैट ड्राइंग पावर इज कैलकुलेटेड एज पर द एग्जैक्ट गाइडलाइंस फॉर्मुलेटेड बाय द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स और रिस्पेक्टिव बैंक एंड अग्रीड अपॉन बाय द कंसर्न स्टैट्यूटरी ऑडिटर्स। स्पेशल कंसिडरेशन शुड बी गिवन टू प्रॉपर रिपोर्टिंग ऑफ सन्ड्री क्रेडिटर्स। ये सब अच्छी कैलकुलेशन में सिखाऊंगा बेटा। स्टॉक ऑडिट कब होगी? 5 करोड़ से ज्यादा पे होगी, इस पर यही ध्यान देना है। एक्सपोजर ऑफ मोर देन 5 करोड़। स्टॉक ऑडिट कब होगी? एक्सपोजर जब मोर देन 5 करोड़ का होगा, और इसमें कुछ भी नहीं देखना। ये वो क्वेश्चन है जो एग्जाम में आ सकता है, सुपर इंपॉर्टेंट। तुमको एग्जाम में क्या दिया जाएगा? तुमको स्टॉक, सारी इंफॉर्मेशन देनी है तुमको, तो सिर्फ प्लस माइनस करना है, ठीक है। स्टॉक का रियलाइजेबल वैल्यू दिया जाएगा, जैसे ये सारे जितने भी फिगर्स लिखे हैं ना सब दिए जाएंगे, ये मैं यहां पे नहीं बता रहा। तुमको ये भी दिया जाएगा, स्टॉक कितना है, रियलाइजेबल वैल्यू, सन्ड्री क्रेडिटर कितने हैं, एक्सेप्टेंस और बिल्स एक्सेप्ट और लेटर ऑफ क्रेडिट कितने के हैं, मार्जिन कितने का है, डेटर्स कितने के हैं, ये आपको बताया जाएगा। इनएलिजिबल कैसे फाइंड आउट करोगे, ये दिया जाएगा। मार्जिन कितना है, तुमको तो सिर्फ माइनस माइनस खेलना है, मल्टीप्लाई करना है और माइनस करना है और ऐड करना है, यही काम करना है। मतलब तुमको दिया हुआ जाएगा कि यार तुम तुम जनरली दो चीज पर ये स्टॉक स्टेटमेंट मंगवाते हो, ठीक है। करंट एसेट्स कौन से? स्टॉक एंड डेटर, इन दो को गिरवी रख के हमारे बैंक हमको लोन देते हैं, वर्किंग कैपिटल वाले। तो हमारे स्टॉक की आज की वैल्यू कितनी है? सर 1000 रुपए का हमारा स्टॉक है, लेकिन स्टॉक आपके पास एसेट साइड में 1000 का है। हो सकता है ना आप उधार भी लाओ, मतलब उधार लाए हो तो सामने वाला आपसे पैसे मांग रहा है, तो क्या 1000 रुपए के स्टॉक की वैल्यू 1000 ही होगी? नहीं सर, उसमें से जो अनपेड स्टॉक है, जिनके पैसे अभी तक हमने चुकाए नहीं है, उसको माइनस करेंगे। जैसे क्रेडिटर्स को 300 रुपए देने हैं, लेटर ऑफ क्रेडिट या बिल्स एक्सेप्ट किया है 300 रुपए का, मतलब सर ऐसे कितने रुपए के स्टॉक हो गए जिनका पैसा आप चुका सके हो? ये स्टॉक आप ही के है सर, 1000 में से 300 और 300 अभी भी देने हैं, यानी 600 देने हैं, तो 400 रुपए का स्टॉक मेरा है, जिसका मेरे को किसी को पैसा देने की जरूरत नहीं है। जरूरी है क्या बेटा ये 400 रुपए का स्टॉक 400 में ही बिक जाए? नहीं सर, बैंक मार्जिन लेके चलती है। क्वेश्चन में मार्जिन आपको दिया हुआ रहेगा, कितना है स्टॉक पे कितना लेना है, तो यहां पे इस क्वेश्चन में 25% दिया हुआ है, तो 400 का 25% निकाला 100, तो सर स्टॉक हम 300 रुपए का ही मानेंगे। सर 1000 का था, लेकिन ड्राइंग पावर कैलकुलेशन के लिए हम 300 ही मानेंगे, क्योंकि 600 तो आपको बाजार को देना है, जो बचा 400, उस 400 को भी जरूरी नहीं है कि 400 में बिक भी जाएगा, तो 300 मानेंगे। चलो ठीक है। अब डेटर्स की बारी आई। टोटल डेटर भी 1000 थे। अब उसमें से इनएलिजिबल डेटर्स माइनस करेंगे। सर मुझे कैसे पता लगेगा कौन से डेटर इनएलिजिबल है? या तो वो डायरेक्ट बता देगा इतने डेटर इनएलिजिबल है, या वो ये बता देगा आउट ऑफ टोटल डेटर्स मोर देन 90 डेज या 120 डेज या 180 डेज इतने रुपए के थे, और एक लाइन लिख देगा कि मोर देन 90, 120 या 180 डेज को डेटर्स को इनएलिजिबल मानना है। मतलब घुमा फिरा के एक क्वेश्चन करवाऊंगा मैं इसका, डोंट वरी, तो उसको मानेंगे। यहां पे इनएलिजिबल 200 है, तो मतलब एलिजिबल कितने हैं सर? 800 के। 800 पे क्वेश्चन ने बोला कि सर 40%, क्वेश्चन ने बोला, हमने नहीं, कि 40% मार्जिन बनाना। क्वेश्चन देगा अलग अलग जगह अलग अलग मार्जिन है, तो 800 जो एलिजिबल थे उसका 320 40% हो गया, माइनस किया 480 आया। टोटल ड्राइंग पावर हम 780 रुपए की मानते हैं। ऐसे ड्राइंग पावर कैलकुलेट होती है बेटा हर बैंक के अंदर। अब आया बेटा ऑडिट ऑफ एडवांसेस। बचा क्या? एडवांसेस की ऑडिट कैसे करोगे, इनकम की ऑडिट कैसे करोगे, एक्सपेंसेस की ऑडिट कैसे करोगे। खत्म, चैप्टर खत्म है, फिर क्वेश्चंस वगैरह अपन लोग देख ही लेंगे। तो यार एडवांसेस, ये लोन्स एंड एडवांसेस, ठीक है। सुनो, सुपरस्टार टॉपिक्स हैं, बार बार आया हुआ है सवाल एडवांसेस पे कि यार बैंक ने जो एडवांस दिया है उसकी ऑडिट कैसे करोगे। तो सुनो, सबसे पहले आपको ऑडिट एविडेंस लेना है, चार्ट से याद करना है, बुक से करने की जरूरत ही नहीं है। चार्ट से याद कर लो कि सर ऑडिट एविडेंस किन किन चीजों का, इतनी चीजें मैंने लिख दी बेटा, कोई 3 या 4 पॉइंट इसमें से याद हो जाए, इतनी चीजों में से किसी का भी, ठीक है। 3 पॉइंट 4 पॉइंट भी मैक्सिमम है, और भी पॉइंट्स हैं क्योंकि आगे। तो सर जो बैलेंस शीट में अमाउंट्स लिखे हुए हैं वो अमाउंट सही है या नहीं? बैंक ने अपने बैलेंस शीट में एडवांसेस लिखा हुआ है, क्या वो एडवांसेस सही है या नहीं, उसके एविडेंसेस देखोगे, ऑडिट एविडेंस लोगे। ये वही पैसा है ना जो अमाउंट ड्यू टू बैंक है, मतलब बैंक
को ही ये पैसा मिलने वाला है, किसी और को जाने वाला है, वो चेक करोगे। जब भी लोन देते हैं सर, सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स तो होते हैं, बोरोवर कुछ भी गिरवी रखता है तो डॉक्यूमेंट रखता है, उन डॉक्यूमेंट्स को चेक करोगे। कोई ऐसा लोन तो नहीं है, कोई ऐसा एसेट तो नहीं है जो दे दिया था, लोन दे दिया था लेकिन उसको रिकॉर्ड ही नहीं किया, बैलेंस शीट में दिख ही नहीं रहा है, अनरिकॉर्डेड रह गया है, ऐसा तो नहीं है। जो वैल्यूएशन की गई है वो एप्रोप्रिएट है, प्रॉपर्ली अप्लाइड है, रिकवरेबल हो भी जाएगा या नहीं वो पैसा। जो अकाउंटिंग पॉलिसीज है वो एप्रोप्रिएट है और रिकवरेबिलिटी के आधार पर है। जो स्टैट्यूटरी एंड रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट है उसको डिस्क्लोज, क्लासिफाइड, डिस्क्राइब सही से किया है। जो भी प्रोविजंस मेड, जो भी प्रोविजंस बनाए गए हैं वो एज पर आरबीआई यानी प्रूडेंशियल नॉर्म्स, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड AS 29 एंड जनरली एक्सेप्टेड अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स जो है उनके हिसाब से बनाए गए हैं। बेटा कोई भी 3 या 4 पॉइंट इसके याद कर लेना, क्योंकि और क्या चेक कर रहे हैं सर, अगर अगर बड़े सारे लोन है, बहुत महंगा, हजारों करोड़ के लोन है, बेटा हजारों करोड़ का लोन अगर किसी बंदे को दिया हुआ है बैंक ने, तो उसको तो ऑडिटर अच्छे से डिटेल में चेक करेगा ना। तो सब्सटैंटिव प्रोसीजर यानी ऑडिट इन डिटेल, ऑडिट इन डिटेल चेक करेगा जब लार्ज स्केल एडवांसेस है। लेकिन सर अगर छोटे मोटे एडवांसेस हैं तो सर हम सैंपलिंग बेसिस पे, हर लोन को थोड़ी देखते रहेंगे, छोटे मोटे से हैं, ठीक है, तो हम सैंपल बेसिस पे उनका लेंगे। सब्सटैंटिव प्रोसीजर यानी डिटेल में जाके ऑडिट करना एकदम, क्योंकि अगर यहां पे बोरोवर ने झटका दे दिया तो बैंक को फटका बहुत बड़ा पड़ेगा। फिर जो ऐसे एडवांसेस जो इस साल सैंक्शन किए हैं वो चेक करो जिस पर आरबीआई, हमारे कॉन्करेंट ऑडिटर या इंटरनल इंस्पेक्शन टीम ने एडवर्स कमेंट किया है, उनको भी अपनी ऑडिट रिपोर्ट में लिखो जिसमें कोई गड़बड़ी दिखाई है आरबीआई ने या हमारे ऑडिटर्स ने या इंस्पेक्शन टीम ने कोई गड़बड़ी दिखाई है जो इस साल सैंक्शन किया गया था और उसमें कोई गड़बड़ थी तो अलग से बताओ। सर बैंक्स का तो इंटरनल कंट्रोल वैसे भी बहुत ज्यादा तगड़ा होता है। क्यों? आज बैंक्स में कितने सारे कंट्रोल लगते हैं ना, वो गार्ड वार्ड बैठा होता है, सायरन वगैरह रहते हैं, हमने इसमें बात की थी। तो सर हम इंटरनल कंट्रोल्स को भी चेक करेंगे कि क्रेडिट वर्दीनेस वो बोरोवर की कैसे चेक कर रहे हैं। ऐसे कोई भी मुंह उठा के जा रहा है उसको लोन दे रहे हैं क्या? ऐसे नहीं, कोई तरीके होंगे, उन तरीकों को चेक करेंगे। क्या डॉक्यूमेंट्स एग्जीक्यूट किए गए हैं, क्या जो लोन का अग्रीमेंट बनाया उसका टर्म्स एंड कंडीशंस को कंप्लाई किया गया है। मार्जिन, अब मार्जिन तुम्हें पता ही है, बैंक पूरा पूरा लोन 1,33,00,000 रुपए का सामान रखा तो 1 करोड़ का, यानी क्या सफिशिएंट मार्जिन ऑफ सिक्योरिटी है लोन्स के खिलाफ। अगर शेयर्स को हमने गिरवी रखा था और पैसा नहीं चुका पाए, शेयर को गिरवी रखा था और पैसा नहीं चुका पाया बोरोवर, तो क्या उन शेयर्स को उसके डीमैट अकाउंट से अपने नाम पे ट्रांसफर करवाया बैंक ने, कहीं उसके नाम पे पड़ा बेच दिए शेयर? ऐसे तो नहीं हो गया। और अगर कोई जमीन वमीन के पेपर वेपर जमा कराए थे बैंक को और पैसा नहीं चुका पाया, तो रजिस्ट्रेशन ऑफ सिक्योरिटी इन बैंक ने उन जमीन को अपने नाम पे रजिस्ट्री करवा ली, नहीं तो वो बंदा बेच भी देगा कहीं, बैंक ने अगर रजिस्ट्री नहीं करवाई। ये चेक करेंगे। और यही सारे पॉइंट बेटा यहां पर भी आईसीआई ने भी लिखे हुए हैं, तुमको वहां से करने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। ये सारी चीजें जो है तुम लोग को मैंने वहां पे बता ही दिया, तुमको सिर्फ वहीं से करना है। ये इंटरनल कंट्रोल वाली चीजें, ये चीजें यहां पे आई गई। टेस्ट योर नॉलेज, चलो इस वाले को एक बार करते हैं, समझते हैं कि क्या ये इस तरह का क्वेश्चन आता है। मैंने तुमको बोला था क्वेश्चन करवाऊंगा, ये आता है। सीएपी इज कंडक्टिंग स्टॉक ऑडिट, बोरोवर की हो सकता है 5 करोड़ से ऊपर का स्टॉक हो, तो स्टॉक ऑडिट ऑफ बोरोवर अवेलिंग कैश क्रेडिट फैसिलिटी ऑफ 100 लाख। सर ये तो 1 करोड़ ही है, तो 5 करोड़ के बाद कंपलसरी हो जाता है, लेकिन ठीक है 1 करोड़ पे करवा रहा है, ये बंदा करवा रहा है ऑडिट, ठीक है। फ्रॉम ब्रांच ऑफ अ बैंक, द कैश क्रेडिट अगेंस्ट सिक्योरिटी ऑफ पेड स्टॉक एंड डेटर्स आर अप टू 90 डेज, 90 दिन डेटर्स और को अच्छा मानता है, बाकियों को खराब। मार्जिन 25% स्टॉक के लिए, 40% डेटर के लिए। इंफॉर्मेशन क्या दी गई है सर? स्टॉक की वैल्यू जो है अभी 125 लाख है। अच्छा, सैंक्शन लिमिट 100 लाख की ही थी, मतलब 1 करोड़ की थी, 125 लाख के स्टॉक दिए हैं। वैल्यू ऑफ स्टॉक फुल्ली डैमेज्ड, जो इसमें 125 लाख में से 5 लाख के स्टॉक तो फुल्ली डैमेज्ड है। डैमेज को थोड़ी कैलकुलेट करेंगे, माइनस करेंगे। वैल्यू ऑफ डेटर 50 लाख है, लेकिन 90 दिन से ऊपर एक्सीड हो गए 10 लाख, तो सर ये 10 लाख जो हो गए वो तो इनएलिजिबल हो जाएंगे। हम तो अप टू 90 डेज ही मान रहे हैं, तो 50 लाख में से 10 लाख भी माइनस करेंगे। क्रेडिटर भी है सर, जो स्टॉक है ना आपके पास 125 लाख का, उसमें 50 लाख के तो क्रेडिटर हैं। कंप्यूट इज ड्रॉइंग पर कंप्यूटेड बाय सीएपी 82.5 लाख प्रॉपर है क्या? तो आओ सर, बुक ने तो किया हुआ ये एक बार हम देख लेते हैं, ठीक है।
कंप्यूटेशन ऑफ ड्राइंग पावर। ठीक है सर, सबसे पहले मैंने स्टॉक ले लिया सर। ठीक है, स्टॉक को देखूंगा वैल्यू कितनी है सर अभी। सर मेरे स्टॉक की वैल्यू जो है ना वो 125 लाख की है। अच्छा अच्छा, 125 लाख की है, माइनस क्रेडिटर्स। तो और 50 लाख के क्रेडिटर तो माइनस हो जाएंगे। ठीक है, 50 लाख के क्रेडिटर्स तो माइनस हो जाएंगे। और सर वो इनएलिजिबल भी तो थे, डैमेज्ड, डैमेज भी तो थे सर। तो 5 लाख का भाई साहब डैमेज वाला भी चला जाएगा। ठीक है बॉस। तो भाई साहब बचा कितना, 120, 70 लाख। ठीक है, स्टॉक पेड फॉर एंड, ठीक है, स्टॉक पेड फॉर एंड नॉट डैमेज्ड जो है वो 70 लाख का हो गया। ठीक है बॉस, इसमें से हम सर मार्जिन भी तो हटाएंगे। ये भी दिया हुआ है स्टॉक पे, जहां तक मेरे को याद है 25% का मार्जिन था। तो 70 का 50 हो गया, 35, 35, 17.5 सर, 17.5। जहां तक मेरी कैलकुलेशन एक बार बेटा चेक कर लेना, मेरी गलत भी हो सकती है। तो स्टॉक फॉर डीपी कितना हो गया सर, 70 का 60, 60, 52, 52.5। ये स्टॉक आया, चलो ठीक है वो स्टॉक आ गया। अब हम देख लेते हैं सर, डेटर्स के बारे में बात कर लेते हैं। ये तो ए स्टॉक था, बी डेटर्स। सर डेटर कितने के थे मैं भूल गया सर। डेटर थे ना 50 लाख के थे, लेकिन 10 लाख के तो इसमें से इनएलिजिबल थे। अच्छा अच्छा, डेटर सर हमारे थे 50 के, लेकिन लेकिन इनएलिजिबल कितने थे सर, 10 लाख के थे, यानी एलिजिबल कितने के बचे। सर कैसे बातें कर रहे हो, 40 लाख सर, 40 लाख के जो डेटर थे, जरूरी है कि वो पूरे के पूरे 40 लाख दे भी देंगे? नहीं सर, कोई जरूरी तो नहीं है। तो सर मार्जिन भी तो हटाओ इसमें से। ठीक है बॉस, डेटर पे लेस 40% का मार्जिन दिया हुआ था। ठीक है, 40 का 40 यानी 16 लाख, यानी सर कितने हो गए सर, 24 लाख के हो गए। 24 टोटल कितना हो गया, 52, 62, 72, 72 और 6, 78,50,000 का हमारा डीपी आया सर। उसने तो 82 लाख कुछ का लिया था ना डीपी। 82,50,000 सही है क्या? नहीं सर, 78,50 सही है, 82,50,000 गलत है। 82,50,000 गलत है। ठीक है, अगर मेरी कैलकुलेशन सही है, कैलकुलेशन एक बार चेक कर लेना, कहीं फालतू ही गलत कर दिया कैलकुलेशन अगर। लेकिन तरीका यही होगा बेटा कैलकुलेट करने का, बस तुम ये चेक कर लेना मेरी कैलकुलेशन तो सही है ना। ठीक है, क्या है ना, अकाउंट्स के मास्टर जी नहीं है ना, ऑडिट के मास्टर जी हैं, कैलकुलेटर भी नहीं यूज करते हैं हम। तो सही किया या नहीं किया सर?
अब तुमको उम्मीद करता हूं समझ में आ गया होगा। अब अपन लोग जो लास्ट वाली चीजें बची हुई है इस चैप्टर की, वो है सर रेवेन्यू आइटम्स को कैसे ऑडिट करो। एडवांसेस का हमने सीख लिया कि सर एडवांसेस को कैसे ऑडिट करनी है। रेवेन्यू आइटम्स यानी प्रॉफिट एंड लॉस को कैसे ऑडिट करोगे, तो सर इनकम को कैसे ऑडिट करोगे और एक्सपेंसेस को। सर सबसे बड़ी पहले हम कॉमन पॉइंट्स देख लेते हैं, जो अगर इनकम पे भी आया उसमें भी यूज कर लेंगे, एक्सपेंस पे आया उसको भी देख लेंगे। भाई आर ए ऑप्टेड टू ऑब्टेन रीजनेबल अश्योरेंस, किस बात का, कि जो भी ट्रांजैक्शन है वो पीरियड तो रेलेवेंट है। सर ये तो हमको कट ऑफ वाले से असर्शन से याद आ रहा है, कोई अनरिकॉर्डेड इनकम या एक्सपेंस तो नहीं रह गया अगर एक्सपेंडिचर की बात करेंगे। प्रॉपर अमाउंट में, अब देखो तुमको ये इजी क्यों लगेगा, तुम असर्शंस पढ़ रखे हो, प्रॉपर पीरियड में है क्या। आरबीआई ने क्या बोला है, देखो भाई ये बात वैसे तुम लोग को एडवांस अकाउंट्स में अगर बैंकिंग कंपनी फाइनल अकाउंट्स होता तो पता होती, लेकिन अब नहीं है तो नहीं पता होगी कि आरबीआई ने एक चीज बोली है, एज पर आरबीआई इनकम टू बी रिकॉर्डेड ऑन अक्रूवल बेसिस एज पर AS9 कब, जब इट एक्सीड्स 1% ऑफ टोटल इनकम एज पर ग्रॉस इनकम। अगर आप अक्रूवल बेसिस पर अकाउंट्स बना रहे हो और कोई भी इनकम आपकी, मान लो टोटल इनकम 100 करोड़ की है, अब 100 करोड़ की कोई एक इनकम तो नहीं है, टोटल इनकम 100 करोड़ की है, तो अगर किसी कोई इंडिविजुअल इनकम 1% से ज्यादा है, मतलब ऑफ 100 करोड़ 1 करोड़ से ऊपर की है, तो उसको आप सेपरेटली दिखाओगे बैलेंस अपने इनकम स्टेटमेंट में। समझ में आया। अगर टोटल इनकम अक्रूवल बेसिस पे टोटल इनकम 100 करोड़ की है, ठीक है, तो 1% से ज्यादा जितनी भी इनकम्स है इंडिविजुअल इनकम, उनको अलग से शो करना पड़ेगा। लेकिन सर अगर मैं कैश बेसिस पे बना रहा हूं तो बेटा 1% ऑफ नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स आपको चेक करना है, उससे ऊपर कोई भी इनकम अगर है 1% से ज्यादा तो उसको सेपरेटली दिखाना है। आइटम्स में भी रिकॉर्डेड ऑन कैश बेसिस इफ नॉट मटेरियल, ये बात पहले से पता है इसीलिए मैं ऊपर करके भी नहीं दिखा रहा कि कैश बेसिस पे सर आप रिकॉर्ड कर सकते हो अगर इममटेरियल इनकम है, ये बात हम लिख पहले से चुके हैं। रेवेन्यू सर्टेनिटी चेक करो कि भैया क्या ये पैसा आ जाएगा, रीजनेबल टू एक्सपेक्ट अल्टीमेट कलेक्शन, तब तो अक्रूवल बेसिस पे ले लो, लेकिन अगर अनसर्टेनिटी है तो कैश बेसिस पे ले लो। ये AS9 ने पता है रेवेन्यू सर्टेनिटी, ये ऑडिट की बात ही नहीं है। एडवांसेस अगेंस्ट सिक्योरिटीज या इंटरेस्ट ऑन ड्यू डेट, अगर एडिक्वेट मार्जिन है तो इसको अपन हमेशा क्या करते हैं बेटा, इनको अपन हमेशा क्या करते हैं, स्टैंडर्ड एसेट मानते हैं एट सरेंडर वैल्यू, जिनकी आज की इनकी वैल्यू है उस पर अगर मार्जिन वगैरह सब सही है तो आप इसको चेक कर लोगे। जो बिल्स परचेज्ड हैं, ठीक है, आउटस्टैंडिंग एट द एंड ऑफ द ईयर, उसको चेक करोगे कैसे, कि जो डिस्काउंट मिला है, बैंक डिस्काउंट लेता है ना भाई, 1 करोड़ का बिल अगर बैंक ने डिस्काउंट किया तो बैंक तो आपको अपना कमीशन काट के पैसा देगा, 90 लाख देगा। ये तो बिल्स डिस्काउंटिंग पढ़ा है तुमने। डिस्काउंट रिसीव्ड इज अपोर्शन बिटवीन 2 ईयर्स, अगर बैलेंस शीट हमने 25 मार्च को बिल डिस्काउंट किया, कलेक्शन कब है सर, 10 अप्रैल को कलेक्शन होने वाला है, तो 2 अकाउंटिंग पीरियड हो गए ना, तो दोनों अकाउंटिंग पीरियड में सही से अपोर्शन किया है क्या। अनएक्सपायर्ड अमाउंट को कैसे दिखाओगे, डिस्काउंट अबाउट अपॉन रिबेट ऑन बिल डिस्काउंटेड, इस फॉर्मूले से आप उसको अपोर्शन करोगे। बिल्स फॉर कलेक्शन, एग्जामिन प्रोसीजर ऑफ क्रेडिटिंग द पार्टी ऑन हुज बिहाफ बिल हैज बीन कलेक्टेड। रीनेगोशिएशन अगर हुए हैं, लोन्स रीनेगोशिएट होते हैं रिकॉग्नाइज्ड अक्रूवल बेसिस पे। अब एक नया टॉपिक यहां पे आ गया सर, एनपीए अगर कोई इनकम होती है, आज जैसे किसी बैंक ने मेरे को लोन दिया तो पहले दिन से तो मैं एनपीए नहीं बनूंगा भाई, अगर 90 दिन तो कहीं पर भी आएगा, 90 दिन तो अगर टर्म लोन है, सीसीओडी है, तो भी काफी सारा आउटस्टैंडिंग कंटिन्यूअसली डीपीएसएल से ज्यादा, मतलब अगले दिन ही तो मैं एनपीए नहीं होऊंगा, पहले दिन तो मैं बैंक के लिए शानदार कस्टमर, अच्छा कस्टमर पक्का। लेकिन सर धीरे धीरे मैंने अपना सही रूप दिखाया बैंक को। बैंक पहले मेरे को अक्रूवल बेसिस पे ले रहा था क्योंकि मैं एनपीए ही नहीं था, स्टैंडर्ड एसेट हूं तो अक्रूवल पे ही लेगा, वो मेरे से इंटरेस्ट ड्यू भी दिखा रहा है, इनकम में भी दिखा रहा है। जैसे ही मैं एनपीए बना, अब बैंक को ओहो ये तो बुरा आदमी है, हमने तो अक्रूवल बेसिस पे इसके रख लिए थे इंटरेस्ट क्योंकि उस समय अच्छा था, अब तो कैश बेसिस पे आना पड़ेगा। तो जो पुरानी इनकम हमने मान ली थी जो आई ही नहीं, उसका क्या करें, सीधी बात है भाई, उल्टा कर दो, उसको रिवर्स कर दो, ये इनकम तो आई नहीं ना बैंक तुम्हारे पास। तो इफ एडवांस बिकम्स एनपीए एंड wrongly recognized as standard asset as income should be reversed, गवर्नमेंट गारंटी के अकाउंट्स को भी रिवर्स करोगे बाद में। एक बार एनपीए बन गया, एक बार कोई एसेट एनपीए बन गया तो उसकी पुरानी जो इनकम्स थी ना, जिनको अक्रूवल बेसिस पे माना था, उनको भी रिवर्स करेंगे जो अक्रूड और क्रेडिट हुई है।
और इंक्वायर करेंगे हम लार्ज डेबिट्स उसमें से क्यों हुए हैं। इसको मैं लिखवा देता हूं। ये है, अगर कोई बोरोवर देखो यार, बैंक पहले अपने प्रिंसिपल अमाउंट को रिकवर करेगा। प्रिंसिपल पूरा जितना आज तक दिया है, एनपीए मान लिया ना, केस वेस चल रहे हैं, तो बैंक पहले प्रिंसिपल को सारी आज तक के इंटरेस्ट इंटरेस्ट जो मिले हैं, मिल चुके हैं, या अक्रूड अक्रूड को तो उड़ा ही देगा, जो मिल चुके हैं उनको पहले प्रिंसिपल में एडजस्ट करेगा। फिर अगर पूरा नहीं होता है तो अलग बात है, पूरा हो गया तो अलग बात है, ऐसे काम करेगा। रिवर्सल ऑफ इनकम ये बताता है। सर पूरा नहीं आया, थोड़ा बहुत आया है, ठीक है, पार्शियल रिकवरी हुई है एनपीए में। तो इन एब्सेंस ऑफ अग्रीमेंट बाय बैंक एंड बोरोवर आप एस 9 की पॉलिसी लोगे। राइट ऑफ अप्रोप्रिएशन ऑफ रिकवरीज यूनिफॉर्म एंड कंसिस्टेंट होनी चाहिए, ये सब एस 9 ने सिखाया है। मेमोरेंडम अकाउंट क्या होता है? अब देखो सर, एक बार कोई अकाउंट एनपीए बन जाता है, एक बार कोई अकाउंट अगर एनपीए बन जाता है, ठीक है, तो अब हम उसको उस पर और इंटरेस्ट ड्यू नहीं कर सकते। मान लो मैं अच्छा बंदा था, चुका रहा था पैसा, फिर मेरी स्थितियां कुछ खराब हो गई, कोविड आ गया, मैं पैसे नहीं चुका पाया, मैं एनपीए हो गया। अब एनपीए एक बार हो गया तो मेरे इस अमाउंट पे और तो वो बैंक इंटरेस्ट लगाएगा ही नहीं, वो बोलेगा यार पहले के पैसे आ जाए। लेकिन लेकिन मान लो वापस कोविड गया और मेरी स्थितियां सही हो गई, मैं बैंक को कि बैंक अब मैं पैसा चुकाता हूं, तो बैंक बोलेगा ओहो, मैंने तो लिखना ही बंद कर दिया था इंटरेस्ट। ऐसे थोड़ी चलेगा। तो बैंक क्या करता है, एक बैलेंस शीट के बाहर, अपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट के बाहर एक अकाउंट बनाता है जिसको मेमोरेंडम अकाउंट बोलता है। उसमें अब क्योंकि एनपीए हो चुका है तो वैसे तो उस पर इंटरेस्ट और लगा नहीं सकते, लेकिन वो मेमोरेंडम अकाउंट में लगाता रहेगा। ये बैलेंस शीट के अंदर तो आता ही नहीं है इस अकाउंट का कोई अमाउंट। तो इनकम ऑन एनपीए शुड नॉट बी रिकॉर्डेड, और अगर रिकॉर्ड की भी गई है तो रिवर्स अगर ऑलरेडी रिकॉर्ड की गई है, ये बात हमने पहले ही पढ़ लिया। तो सर कहीं नहीं रिकॉर्ड करेंगे क्या? नहीं करेंगे, बट इट कैन बी रिकॉर्डेड इन मेमोरेंडम अकाउंट फॉर कंट्रोल पर्पसेस, बट नॉट टू बी इंक्लूडेड इन कैलकुलेशन ऑफ एडवांसेस। यानी बैलेंस शीट में आप इस मेमोरेंडम अकाउंट को नहीं लोगे, लेकिन सिर्फ अपनी, कि यार बाद में ये बंदा कभी देगा तो हम इसको एकदम से बता सकते हैं यार देखो कोविड का भी इतना इंटरेस्ट जब आप एनपीए थे तो ये लगता है सारा चुका दो। मैंने कहा अब तो अपन सारा सारा पैसा देगा, ठीक है, मेरे पास पैसा आ गया, ऐसा अगर मेरे को लगता है तो मैं सारा दूंगा, ठीक है। तो बैंक मेमोरेंडम अकाउंट में एनपीए की, ठीक है, इनकम को, इंटरेस्ट इनकम को शो करेगा, और ये मेमोरेंडम अकाउंट बैलेंस शीट में नहीं आएगा।
ठीक है। ठीक है, बुक्स के बाहर होता है, सिर्फ कंट्रोल पर्पजेस के लिए ये होता है। क्लियर? चलो, ऑडिट ऑफ रेवेन्यू आइटम्स, वही सेक्शन 29(1) ऑफ द बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट रिक्वायर्स प्रिपरेशन ऑफ पी एंड एल अकाउंट इन फॉर्म बी ऑफ द थर्ड शेड्यूल। इसके हिसाब से होता है, ऐसा दिखता है बेटा, ऐसा दिखता है। अगर तुम एडवांस अकाउंट्स में तुम्हारे कोर्स में होता तो ये सब चीजें हम तुम्हें बनाना सिखाते कि देखो, पी एंड एल अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड, करंट ईयर, प्रीवियस ईयर, इनकम में इंटरेस्ट अर्न एंड अदर इनकम। इनकम में दो मेजर इनकम क्या है, इंटरेस्ट और फिर अदर इनकम, दो दिखाया जाएगा। एक्सपेंडिचर में भाई इनकम भी में भी इंटरेस्ट को अलग से दिखाया, तो एक्सपेंडिचर में भी इंटरेस्ट को अलग से दिखाओ। फिर ऑपरेटिंग एक्सपेंडिचर, प्रोविजंस एंड कंटिजेंसीज एंड नेट प्रॉफिट फॉर द ईयर। फिर इतने सारे अप्रोप्रिएशंस जो है वो माइनस किए जाते हैं। ट्रांसफर टू स्टैट्यूटरी रिजर्व, कैपिटल रिजर्व, इन्वेस्टमेंट रिजर्व, रेवेन्यू रिजर्व, स्पेशल रिजर्व, इंटरिम डिविडेंड, प्रपोज डिविडेंड, डिविडेंड टैक्स, इन सबको माइनस करके हम आपका टोटल लिखते हैं। फिर अकाउंटिंग पॉलिसीज के बारे में, नोट्स ऑन अकाउंट्स एंड अर्निंग पर शेयर, ये सारी चीजें कैलकुलेट होती है ऐसे। वही इन मेन इंटरेस्ट इनकम है, और ये सारे कुछ एग्जाम्पल दिए हैं अदर इनकम के। ऑडिट कैसे करनी है ये बात मैंने आप लोग को पहले लिखवा ही दिया है, नोट से ही पढ़ना है। कुछ भी यहां से बेटा ऐसे ऐसे नहीं करना, सिर्फ नोट से करना है। ये रिवर्सल विवर्सल मैंने आपको सब करवा दिया, और जितना मैंने करवाया है उतना ही करना है बस। कहाँ गया, हाँ लीज तो नहीं, लेकिन टेक आउट फाइनेंस ये अपन यहां से जरूर करेंगे। इस पे अलग से क्वेश्चन आ सकता है कि ये क्या होता है सर टेक आउट। ये एक मेथड है फाइनेंसिंग जहां पर लोन इज प्रोक्योर्ड लेटर इज यूज टू रिप्लेस द इनिशियल लोन। पुराने लोन को चुकाने के लिए जो नया लोन लिया जाता है उसको टेक आउट फाइनेंस बोलते हैं। साफ साफ लिख ही देते सर, पुराने लोन को चुकाने लिए बस इसमें क्या है, loan that is procured later is used to replace the initial loan. More specifically, a takeout loan or takeout financing is a long-term financing that lender promises to provide at a particular date or when particular criteria for completion of a project are met. Takeout are commonly used in property development. Builders लेते हैं, ठीक है, ये Investopedia से ICAI ने उठाया। In case of takeout finance, if based on record of recovery, the amount is classified by the, अगर टेकआउट फाइनेंस को एनपीए बना दिया गया, इट शुड नॉट बी रिकॉग्नाइज, it should not recognize income unless realized from the borrower taking over institution if the arrangement is so, मतलब वो ये एनपीए पे इनकम नहीं मानोगे टेकआउट फाइनेंस पे भी। ऑब्जेक्टिव क्या है भाई, क्यों लेता बिल्डर, एक्सपैंड सोर्स ऑफ फाइनेंसिंग,
फॉर इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट बाय फैसिलिटेटिंग सोर्स ऑफ फाइनेंस को एक्सपेंड करने के लिए, एड्रेस सेक्टरल ग्रुप और एंटिटीज एक्सपोजर को एड्रेस करने के लिए, एंड एसेट लायबिलिटी इन मिसमैच कंसर्न, बूस्ट अवेलेबिलिटी ऑफ लॉन्गर टेन्योर, लंबे समय तक ये पैसा आपको मिल सकता है। पार्शियल रिकवरीज हो ही गया, मेमोरेंडम हो ही गया। इनकम फ्रॉम इन्वेस्टमेंट नहीं, बकवास, सबको कुछ करने की जरूरत नहीं है। इनकम पढ़ चुके थे, अब पढ़ेंगे एक्सपेंस। वो भी मैंने आपको बताया कि यहीं से पढ़ोगे, नोट से और पढ़ने की जरूरत नहीं है। एक्सपेंस तीन तरीके के, इंटरेस्ट एक्सपेंस, ऑपरेटिंग एक्सपेंस, प्रोविजंस एंड कंटिजेंसीज। ये तो हम लोगों ने कहा देखा था, वो फॉर्मेट के अंदर ही देखा। ऑडिट क्या करेंगे, अप्रोच क्या रहेगी, तो इंटरेस्ट एक्सपेंस को कैसे चेक करेंगे, वेरी इंपॉर्टेंट। ये इंटरेस्ट इनकम को कैसे चेक करना है, इंटरेस्ट एक्सपेंस को कैसे चेक करना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो प्राइमरी कंसर्न है असेसमेंट ऑफ रीजनेबलनेस ऑफ अमाउंट बाय एनालाइजिंग रेशियोज। चेक करोगे कि जितना इंटरेस्ट दिखाया, एक्सपेंस दिखाया, वो रीजनेबल भी है या नहीं। ऑब्टेन एनालिसिस ऑफ आउटस्टैंडिंग डिपॉजिट एंड ऑफ ईच क्वार्टर, कि कितना पैसा अभी देना है एफडी पे, सेविंग बैंक अकाउंट पे, सब पे आप एनालिसिस करोगे। कंपेयर एवरेज रेट ऑफ इंटरेस्ट पेड करंट ईयर एंड प्रीवियस ईयर के रेट्स को आप चेक करोगे। टेस्ट चेक कैलकुलेशन हर एक को तो नहीं कर सकते, सैंपल बेसिस पे करेंगे। इंटरेस्ट प्रोवाइडेड ऑल डिपॉजिट पे दिया गया रेट एज पर इंटरनल रेगुलेशन, आरबीआई डायरेक्टिव एंड अग्रीमेंट के हिसाब से। ये सेविंग अकाउंट का कितना इंटरेस्ट है, इंटर ब्रांच बैलेंस पे आपने क्या इंटरेस्ट वगैरह पे किया है। बेटा ये 4 पॉइंट है, 4 पॉइंट को याद कर लेना, ठीक है, 4 नंबर के लिए बस इतना सा याद कर लेना। सर इसमें सारे चीजें नहीं, 1-2 पॉइंट याद कर लो। ऑपरेटिंग एक्सपेंस को कैसे चेक करेंगे सर, बैंक में सैलरी वैलरी जाती है या जो भी है, तो सर स्टडी वैल्यूएट करेंगे सिस्टम ऑफ इंटरनल कंट्रोल को, एग्जामिन करेंगे कोई ट्रेंड, मेजर ट्रेंड से अलग कोई डाइवर्जेंट हुआ है क्या, सब्सटेंटिव एनालिटिकल प्रोसीजर एसएपी लगाया जाएगा, वेरीफाई सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट कैलकुलेशन, कॉमन वाले पॉइंट है, कुछ भी अलग नहीं है। सर प्रोविजन कंटिजेंसीज को कैसे चेक करेंगे, रेगुलेटरी, भाई प्रोविजन आज प्रूडेंशियल नॉर्म्स तो है ही ना, रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट है, तो इंश्योर कंप्लायंस रेगुलेटरी रेगुलेशंस को, कंप्यूटेशन ऑफ प्रोविजन एज पर स्टैंडर्ड एंड एनपीए, डिटेल्ड ब्रेकअप की स्टैंडर्ड लोन कितना है, एनपीए कितना है, अग्री आउटस्टैंडिंग बैलेंस विथ जीएलए, जनरल लेजर अकाउंट्स, जीएलए अकाउंट से आप आउटस्टैंडिंग चेक करोगे। टैक्स प्रोविजन का कंप्यूटेशन, क्योंकि अगर आपने रिवर्स किया है तो टैक्स भी तो बचेगा, पहले इनकम दिखाई थी फिर रिवर्स किया है तो टैक्स भी बचेगा, और यही चीजें यहां पे आईसीआई ने लिख दी है। ये सब बेटा यहां तक जो भी दिया हुआ है ना, तुम लोग को नोट से ही करना है। ये एक चीज रह गई है, डिस्क्लोजर ऑफ प्रायर पीरियड। तो भैया सिंस फॉर्मेट ऑफ पी एंड एल अकाउंट ऑफ बैंक्स प्रिस्क्राइब फॉर्म बी शेड्यूल 3 ऑफ द बैंकिंग रेगुलेशन does not specifically provide disclosure of the impact of prior period items on current year's profit or losses, such disclosure may be given। अगर जरूरत है तो P&L में तो नहीं, लेकिन एज अ नोट, ठीक है, एज अ नोट वहां पे दे सकते हो। पिछले साल की कोई चीज जो इस साल इंपैक्ट डाल रही है, वो P&L में तो उसके लिए जगह नहीं दी गई है, ठीक है, लेकिन आप नोट्स में इसको डिस्क्लोज किया जा सकता है। विद दिस खत्म है बेटा। आइए अपन लोग एमसीक्यू देख लेते हैं इसकी। Which of the following is included in interest earned in P&L account of a bank? डिस्काउंट आता है, लोन प्रोसेसिंग फी इंटरेस्ट में नहीं आएगी, कमीशन इंटरेस्ट में नहीं आएगा, क्रेडिट कार्ड फीस इंटरेस्ट में नहीं आएगा, डिस्काउंट ऑन बिल्स जो होता है वो इंटरेस्ट के अंदर ही आता है। ये जो बीच का ये जो डिस्काउंट है ये बैंक का इंटरेस्ट ही है, ठीक है। While auditing advances of a bank, as statutory auditor, which of the following is not a likely concern? Not a likely concern. Documentation तो भैया concern है। Ensuring budgeted target of advances given by bank, या टारगेट होता है हर बैंक का भी कि यार इतना लोन देना है, वो ऑडिटर को थोड़ी फर्क पड़ता है तुम्हारा टारगेट क्या है। कंप्लायंस ऑफ सैंक्शन टर्म्स कंडीशन हमारा है। ऑपरेशंस इन एडवांस अकाउंट, एडवांस अकाउंट्स में क्या बदलाव किए, ये भी हमारा क्राइटेरिया है। तो भैया ये टारगेट वारगेट तुमको जो है वो तुम अचीव नहीं कर पाई, ये हमारा टेंशन नहीं है। एनी अमाउंट ड्यू टू बैंक अंडर एनी क्रेडिट फैसिलिटी इज ओवर ड्यू इफ इट इज नॉट पेड ऑन द ड्यू डेट फिक्स बाय द बैंक, सही है। इट इज नॉट पेड विद इन 30 डेज का नहीं है, विद इन 60, विद इन, भैया जो भी ड्यू डेट थी भाया, जी हाँ भैया,
जो भी ड्यू डेट थी उस ड्यू डेट पे अगर पैसा नहीं आया तो ओवर ड्यू कहा जाएगा। Which of the following statement is true regarding appointment of statutory auditor of a nationalized bank? The appointment is made by bank acting through its BOD with prior approval CG, approval CG का नहीं है। If appointment made by BOD लेकिन approval RBI का ही होगा। अप्रूवल ICAI का बोल रहा है अपॉइंटमेंट, लेकिन बेटा नेशनलाइज बैंक है। वैसे ये भी सही होता, लेकिन नेशनलाइज बैंक है उसके लिए ये गलत है। नेशनलाइज बैंक है, अदर देन नेशनलाइज SBI कर लो तो ये सही हो जाता, अदर देन नेशनल एंड SBI। नेशनल और इसमें तो BOD और RBI का अप्रूवल। करेक्ट स्टेटमेंट कौन सा है? इनकम फ्रॉम NPA इज रिकॉग्नाइज्ड ऑन अक्रूवल, नहीं, गलत। इनकम फ्रॉम NPA इज नेवर, गलत। इनकम फ्रॉम NPA इज एक्चुअल रिकवरी, ये सही है। इनकम फ्रॉम NPA इज रिकॉग्नाइज्ड ओनली व्हेन सच एसेट्स आर अपग्रेडेड, नहीं, गलत। रिकवरी जब भी पैसा आएगा तब रिकवर करेंगे। करेक्ट एंड करेक्ट देखते हैं। RBI has entrusted with the responsibility of regulating the activities of commercial banks only। बच्चा जब ओनली लिखा है तब गलत हो जाता है, ये सही बात है, ठीक है। ये मेरे को लाइव क्लास में किसी बच्चे ने बोला सर जहां ओनली ओनली लिख दिया ना वो इनकरेक्ट होगा, कारण भी है। RBI भैया, फिर अब RBI के गुणगान गाओगे तुम, ये एपेक्स बैंक सेंट्रल बैंक है, ठीक है, इसका बहुत सारा काम है। RBI की जो शुरुआत में अपने गीत गाए थे वो तुम लोग को यहाँ पे लिखने हैं। In the computerized environment, the auditor need not be familiar with latest applicable, कैसी बातें कर रहा है। RBI के मास्टर सर्कुलर गाइडलाइन सब पे आपको ध्यान देना, ये भी कॉमन सेंस है, इसमें भी कोई टेक्निकलिटी नहीं है। The auditor can assume that system generated information is correct and relied, नहीं, इंटरनल कंट्रोल गलत हो सकते हैं, सिस्टम की इंफॉर्मेशन गलत हो सकती है, तो सिस्टम पे आप भाई सिस्टम पे भरोसा ही कर लोगे तो बैंक में तो हर काम ही सिस्टम पे ही होता है ना, कंप्यूटर सिस्टम पे। आप उस सिस्टम की ऑडिट करते हो, ठीक है, कि वो गलत तो नहीं कर रहा। Collateral security refers to security offered by the borrower for bank finance or the one against which credit has been extended by the bank, नहीं बेटा, दो है, प्राइमरी एंड कोलैटरल। कोलैटरल तो एडिशनल सिक्योरिटी थी, इन एडिशन टू प्राइमरी सिक्योरिटी कोलैटरल होती है। रजिस्टर्ड मॉर्गेज इज अफेक्टेड बाय मियर डिलीवरी ऑफ टाइटल, ये भी होता है अदर डॉक्यूमेंट विथ नो इंटेंट, बेटा सिर्फ मियर डिलीवरी से भी नहीं होता था ना, डिलीवरी के ऊपर भी था, मॉर्गेज डीड बनती थी, ये मॉर्गेज डीड बनती थी, तो डिलीवरी भी एक तरीका है लेकिन मॉर्गेज डीड दूसरा तरीका है। एनी अमाउंट ड्यू टू बैंक अंडर एनी क्रेडिट फैसिलिटीज ओवर ड्यू इफ नॉट पेड विद इन 90 days, नहीं बेटा, जो भी ड्यू डेट फिक्स बाय द बैंक है उसके बाद वो ओवर ड्यू होगा, 90 days के बाद तो NPA होगा। An account should be treated as out of order if the outstanding balance remains continuously in excess of the sanction limit, drawing power। इसके अलावा भी दो कंडीशंस हैं, वो भी तुमको लिखनी है। बैंक्स रिकॉग्नाइज इनकम ऑन NPA ऑन अक्रूवल, नहीं भाई, कैश बेसिस पे, रिकवरी पे। ऑडिटर ऑफ नेशनलाइज्ड बैंक इज टू बी अपॉइंटेड एट द AGM, नेशनलाइज्ड बैंक का AGM पे, नहीं भाई साहब, BOD करेंगे, अप्रूवल RBI का लिया जाएगा। रिपोर्टिंग ऑफ फ्रॉड 150 लाख, 1 करोड़ से ऊपर का 143.12 लगेगा बेटा, 143.12 लगेगा। एंड रूल 13(1) ऑफ कार 2014 लगेगा। यहाँ पे ये चीज लिखी हुई नहीं है सेक्शन, ये लॉ का क्वेश्चन है। इसके हिसाब से रिपोर्टिंग आप करोगे विद इन 2 days ऑफ नॉलेज, और ये सब चीजें तुमने पढ़ी हुई है। सेंट्रल गवर्नमेंट गारंटीड एडवांसेस वेयर द गारंटी नॉट इन्वोक्ड रेप्यूडिएटेड वुड बी क्लास स्टैंडर्ड, बिल्कुल सही है, बस इनकम रिकॉग्निशन की वजह से NPA हो सकता है। अब देखते हैं थ्योरेटिकल क्वेश्चन कैसे बनते हैं। डिस्कस आउटलाइन ऑफ ऑडिट अप्रोच इंक्लूडिंग ऑडिट प्रोसीजर्स, हमें बताने हैं प्रोविजंस एंड कंटिजेंसीज इन फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ अ बैंक। ये वाले में सिर्फ अगर तुम प्रोविजन कंटिजेंसीज पे रुक गए तुम शायद चैप्टर 5 में चले जाओगे बेटा, ठीक है। यहाँ पे बैंक के बारे में बात की है, बैंक के प्रोविजन कंटिजेंसीज को मैंने अलग से बताया है। और सुनो, फॉर May 24, पता नहीं क्यों मेरे को ये बहुत इंपॉर्टेंट लग रहा है, May 24 के लिए ये क्वेश्चन, और 4 नंबर के लिए 4 पॉइंट तुमको मैंने ऑलरेडी बताए थे। ये वाले अभी लास्ट में हम लोगों ने ये वाला काम किया था, बहुत अच्छे से करना। पता नहीं क्यों ऐसा गट फीलिंग आ रही है। चार नंबर के लिए ये 4
अभी याद कर लो, अभी याद कर लो, 4 नंबर के लिए 4 ये वाले पॉइंट। This is the importance of implementation of KYC norms by bank from the perspective of auditor. भैया assessing the risk of fraud, KYC डॉक्यूमेंट्स भी हम चेक करते हैं, सिलेक्टिव इंस्पेक्शन से एंड तक का हम ये काम करते हैं। लिस्ट आउट एनी 4 पॉइंट्स विच हाईलाइट पिक्यूलैरिटीज। अब देखो पिक्यूलैरिटीज एक वर्ड है, ह्यूज वॉल्यूम, कॉम्प्लेक्स इन नेचर। शुरुआत में हम लोगों ने पढ़ा था बेटा, बैंक क्यों अलग है दूसरे दूसरे व्यापारों से। पिक्यूलैरिटी वर्ड याद रहेगा तुम्हारे दिमाग में, और कहीं ऑडिट में ये वर्ड ही नहीं है। इज स्टैट्यूटरी ऑडिटर ऑफ बैंक रिक्वायर्ड टू रिपोर्ट ऑन द रिक्वायरमेंट ऑफ कारो? नहीं बेटा, कारो एप्लीकेबल नहीं है। कारो 2020 नॉट एप्लीकेबल। ठीक है, बस इतना लिखेंगे, नहीं तुम कारो किस किस पे एप्लीकेबल नहीं है। बैंकिंग इंश्योरेंस सेक्शन 8 ओपीसी स्मॉल और ऐसी प्राइवेट कंपनियां जो छोटी है, पब्लिक कंपनी की होल्डिंग सब्सिडरी नहीं है, 1 करोड़ या उससे कम ही है रिजर्व एंड सरप्लस पेड अप कैपिटल, 1 करोड़ या उससे कम ही है हमारा क्या आउटस्टैंडिंग बैलेंस, और 10 करोड़ या उससे कम ही है हमारा टर्नओवर। अकाउंट ऑफ बोरोवर अवेलेबल सीसी फैसिलिटी फ्रॉम ब्रांच आउट ऑफ ऑर्डर हो गया। डिस्कस करो आउट ऑफ ऑर्डर के तीनों 3 पॉइंट्स आउट ऑफ ऑर्डर के डिस्कस करने हैं। The functioning of banking industry in India is regulated by RBI, which is central bank. चलो गुनगान गाओ RBI के, कभी क्वेश्चन नहीं आएगा ये। The engagement team should hold discussion to gain better understanding of the bank and its environment, including internal control, and also assess the potential of material misstatement of financial statement. All these discussion should be appropriately documented for future reference. तो भाई साहब ये जो हमने बैंकिंग ऑडिट में हम डॉक्यूमेंट करते हैं चीजों का, उसके बारे में बात की गई। एंगेजमेंट टीम डिस्कशन एक ही जगह लिखा हुआ था। राइट अ शॉर्ट नोट ऑन रिवर्सल। रिवर्सल इनकम कब करोगे? एनपीए होने के बाद। डायरेक्ट है, ये फ्री के नंबर आएंगे। तो ये सारे आंसर्स दिए दिए हैं आपको, जो आंसर्स चेक करने हैं आप प्लीज यहां से कर लीजिएगा। विद दिस द चैप्टर हैज कम टू एन एंड। हो गया बेटा ये चैप्टर खत्म। थैंक यू सो मच। नेक्स्ट चैप्टर में मिलते हैं।